नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो ये द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें हम खूब सारी बात करेंगे, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ जानेंगे यूपीएससी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है ना? वो अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है पूरी तरीके से, तो हमें हर एक टॉपिक पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। तो द हिंदू से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स को लाए और उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड की चीज़ें थी, चाहे वो एफसीआरए हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, इन सारे का कनेक्शन क्या है, क्या-क्या इनके पॉइंट्स हैं, क्या-क्या इनके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पर इस पीडीएफ में बताया हुआ है, इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक टॉपिक से अपने, जिस जो कि यहाँ पर बताया है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एफसीआरए को रूल को, जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, उसके जो रूल्स नियम बनते हैं, उनके नियम को और टाइट कर दिया एनजीओज़ के लिए। अब ये क्यों किया जाता है कि जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो बाहर से फंडिंग लेते हैं, विदेशी फंडिंग आती है। अब उस विदेशी फंडिंग का यूज़ किसी गलत चीज़ में, मतलब भारत के खिलाफ ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे रूल्स को टाइट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ मतलब कुछ प्रोज़ भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, तो इसका हम एनालिसिस करेंगे पूरी तरीके से इसी वीडियो के अंदर। तो ये पूरी न्यूज़ थी इसकी। अब इस न्यूज़ के जो है, ये न्यूज़ में एफसीआरए और एनजीओ आ गए, तो हमें बैकग्राउंड की चीज़ें इसको जानना ज़रूरी है। न्यूज़ नहीं पूछ जाएगी आपके पेपर के अंदर, ठीक है? कि किस संस्था के रूल्स को टाइट किया गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बस यहाँ पे जो बैकग्राउंड है आपका, जो एफसीआरए के बारे में डिटेल्स है, उसको पता होना चाहिए। सिविल सोसाइटीज़ के बारे में, है ना, एनजीओज़ के बारे में, किस तरीके से फंडिंग होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए अपन को। तो वही यहाँ पे बात करी गई पूरा का पूरा, ठीक? गॉट इट? ये पूरी दी हुई है कि ऑल एनजीओज एंड एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए 2010, ये जो एक्ट है 2010 का एक्ट है, आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड ज्योग्राफिकल स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। तो ये यहाँ पे ये द हिंदू की न्यूज़ थी, इसलिए जो एफसीआरए एक्ट है, एनजीओज हैं, वो न्यूज़ में आ गए। तो इसको डिटेल में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये द हिंदू की न्यूज़ है, जैसे बताया। जो इसका हिंदी में नाम है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का, ठीक है? तो इसके नियमों को कड़ा करा गया। गृह मंत्रालय जो है इसके अंडर में, यहाँ पे इसके नियमों को सख्त किया गया, राइट? उन मतलब जो भी पंजीकृत आपके एनजीओज़ हैं, उनको अनिवार्य होगा इस जो दिया हुआ है इसके अंदर, कि उनको अपने बताना होगा, घोषणा करनी होगी सोशल मीडिया की, कि जो एनजीओ है उनका जो एक्स का हैंडल ट्विटर वाला है, जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब की जानकारी देनी होगी सरकार को कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया हैंडल को चला रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद निर्धारित गतिविधियों को सीमित करना, कुछ गतिविधियाँ होती हैं उनको सीमित किया जाएगा, ठीक है? कि एनजीओज़ को केवल उन्हीं गतिविधियों और जो ज्योग्राफिकल स्कोप में काम करना होगा जिसके लिए वो पंजीकृत हुए, है ना? उसके अलावा कोई और नहीं चलेगा उनके लिए, कोई और कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते वो, कि वे मनमाने ढंग से अपने कार्य क्षेत्र या उद्देश्य को नहीं बदल सकते, ये इसमें दिया हुआ है। देन उसके बाद और भी चीज़, कई चीज़ें हैं। राजनीतिक सामग्री से पूर्ण प्रतिबंध। अब क्या होता है, बहुत से ऐसा एनजीओज़ होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं ना, प्रोपेगेंडा लाइक उस तरीके की प्रॉब्लम बनाते हैं। तो उसी तरीके से गृह मंत्रालय ने यहाँ पर बता दिया कि पूर्ण प्रतिबंध, राजनीतिक सामग्री से पूर्ण प्रतिबंध। कोई भी एनजीओ विदेशी धन का उपयोग किसी भी गतिविधि या कंटेंट के लिए नहीं करेगा जो राजनीतिक प्रकृति का हो। तो ये बता दिया यहाँ पर, मतलब राजनीति से पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया, ठीक है? देन उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पे बात आती है संप्रभुत्व बनाम विदेशी प्रभाव। क्या होता है कि एनजीओज़ जो होते हैं, जो बहुत से एनजीओज़ ऐसे हैं जो खुफिया तरीके से चल रहा है, इल्लीगल चल रहा है, पंजीकृत नहीं है। वो क्या करते हैं, बाहर से पैसा लेते हो, यहाँ की जो भी संप्रभुता होती है और भारत के चुनाव होते हैं, उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? जिससे इंडिया के अंदर हलचल बढ़ें। गॉट इट? तो वही यहाँ पे बताया कि ये अब वैचारिक युद्ध की जो है वो है। वैचारिक युद्ध का मतलब ये होता है कि अब आधुनिक टाइम में आप आमने-सामने सेना लेके नहीं लड़ सकते। मतलब उस तरीके का नहीं लड़ते, बस आप क्या नैरेटिव फैला दो उस कंट्रीज़ के अंदर, है ना? इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉर, 5वीं पीढ़ी का। पहला है मतलब लैंड, वाटर पे और आपका एयर में, तो ये तो 3 हो गई आपकी। फिर 4th वाला स्पेस में है, और 5th जनरेशन जो है वो इस तरीके के नैरेटिव फैलाना, आइडियोलॉजी फैलाना, ठीक है? और जो फेक न्यूज़ेज़ हैं उस तक उसको फैला के अपन ये वैचारिक युद्ध फैला सकते हैं, ठीक है? उस देश में हलचल बढ़ा सकते हैं, या किसी भी देश को बर्बाद करना तो उस तरीके से फेक न्यूज़ फैला दो, तो प्रॉब्लम आ जाएगी उस देश में। तो वही यहाँ पे बताया कि वैचारिक युद्ध के बारे में, ठीक है? विदेशी हस्तक्षेप, कई बार एनजीओज़ पे क्या ऐसे चीज़ लगती है कि घरेलू नीति जैसे बुनियादी ढांचे, परमाणु संयंत्र या पर्यावरण नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सरकार कोई योजना बना रही, तो उसके लिए क्या, उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे बाहर से पैसा आता, तो उस तरीके की, इसे विदेशी फंडिंग कहते हैं। बाहर के जो विदेश हैं ना, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती
किसी दूसरे देश को अनस्टेबल करने के लिए इस तरीके के जो चीज़ें होती है उसको अपनाती हैं, राइट? जैसे सोशल मीडिया पर डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाना, है ना? अब तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है ना? मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। तो पैसा किस तरीके से लेना-देना हो रहा था, उस तरीके से एनजीओ के जो रूल्स हैं उनको टाइट किया गया। गॉट इट? तो उसके बाद संवैधानिक और मूलाधिकार भी दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं 1C में एसोसिएशन या एनजीओ बनाने का अधिकार दिया, ठीक है? कि ये संविधान में जो नागरिक हैं उनको संघ और संगठन बनाने का अधिकार दिया। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 4 है, उसके अंतर्गत कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रखे गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना? ऐसा चीज़ें नहीं कर सकते जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और जो पब्लिक ऑर्डर है उसके खिलाफ जाए। तो वही ये बताया कि सरकार यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती। वही एफसीआरए जो एक्ट है इसी के अंतर्गत आता, मतलब इसी का जो लॉजिक है उसी का यूज़ करता, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बता दिया। खबर क्या थी कि कुछ एनजीओ जो होते बाहर से पैसा लेते भारत के अंदर प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, तो वही यहाँ पे गृह मंत्रालय ने ऐसा कदम उठाया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उसको भी देखते। जैसे नागरिक समाज का सिकुड़ता स्थान, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में एनजीओ जो विकासवादी अर्थव्यवस्था में एनजीओ को सरकार और जनता की कड़ी माना जाता था, वे उन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं जहां राज्य विफल हो जाती। तो ये वही बताया कि लोकतंत्र में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ तो सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ पर एनजीओ पहुँचते, है ना? जनता और सरकार के बीच में, जनता की बात सरकार को, सरकार की बात जनता तक पहुँचाने के लिए ये एनजीओ ही वर्क करते, है ना? सरकार जहाँ तक नहीं पहुँच पाती बिल्कुल लोकल लेवल पे, वहाँ पर एनजीओज पहुँचते, ठीक है? अब लेकिन चिंता का विषय यही है कि कुछ एनजीओज क्या करते, पैसा ले लेते तो प्रोपोगेंडा टाइप कुछ फैलाते। तो वो यहाँ पे दिया, आलोचकों का मानना है कि नियमों को बहुत अधिक कड़ा करने से चिलिंग इफेक्ट पैदा होगा। अब ये चिलिंग इफेक्ट क्या है, जिसमें वैध और अच्छा काम करने वाले जो एनजीओ है ना, सही काम करने वाले, वो भी इसमें पिस जाएंगे। जैसे कहते नहीं है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो उसी तरीके का जो अच्छा काम करे उनको भी अच्छी खासी यहाँ पे वही जो डॉक्यूमेंट होते हैं और जो ऑफिस से चक्कर लगाना है उसके उसके बोझ के तले दब जाएंगे। तो इस वही हमें बताया कि जो अच्छे एनजीओ हैं उन पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे मेंस के लिए वगैरह वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। सरकार का पक्ष ये है कि जवाबदेही, पारदर्शिता होते हो, ठीक है? कि विदेशों से पैसा आ रहा तो उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं आप, है ना? कोई नैरेटिव फैलाने में तो नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। चुनाव, जो भारत की अखंडता है, डेमोक्रेसी है, उसकी चुनाव की अखंडता बनी रहे, है ना? विदेशी जो धन है उसका भारतीय राजनीति पर कोई प्रभाव ना हो, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि हम क्या है, एक लोकतंत्र देश हैं, जो कि और संप्रभु देश हैं, ऑब्वियस बात है। तो बाहर की जो भी ताकतें होंगी उनसे मुक्त रहें अपन। तो यहाँ पे ये सरकार के तर्क हैं। और भी क्या है, राष्ट्रीय इंटेलिजेंस, जैसे कि जो आईबी है उसकी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कुछ एनजीओ देश के आर्थिक विकास को बाधित करने के लिए विदेशी फंड लेते, है ना? बाहर से पैसा लेते, कि मतलब बाहर वाले पैसा भेजते बहुत सी कंट्रियाँ, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं उसमें, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई ऐसे एनजीओज़ हैं, कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो पैसा भेजती हैं कि यहाँ पे विकास ना हो पाए, यहाँ पे क्या करो, आप रोक लगाओ, ठीक है? तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। देन चिंताओं का क्या है, विपक्ष का तर्क ये है, विपक्ष का तर्क मतलब सरकार के विरोध में जो चीज़ें हैं, अति विनियमन। अब ओवर रेगुलेशन कर दोगे तो वो कागजी कार्रवाई में भी बिक जाएंगे बस, है ना? तो अपना जो काम करते हैं वो छोटे लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो उस काम को कुशल तरीके से नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और काम करने मतलब काम करें नहीं कर पाएंगे तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, है ना? तो ओवर रेगुलेशन भी यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, ठीक है? फिर यहाँ पे राजनीतिक सामग्री जो है उसकी अस्पष्ट परिभाषा है। जैसे सरकार की किसी नीति की आलोचना कर दी तो उसको राजनीति मानकर कार्रवाई की जा सकती, मतलब जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है ना? तो वही यहाँ पे बताया कि अभी जो डेफिनेशन है उसको ही यहाँ पे सही से नहीं बताया गया, कि मान लो सरकार की कोई नीति की आलोचना करी तो उसी में से हमें क्या हो गया, उस एनजीओ को बंद करवा दिया। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि विपक्ष का तर्क है ये, ठीक है? फिर आगे की राह, एक संतुलन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत है। सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा और जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, उसके बीच में एक संतुलन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लेवल तक काम करने के लिए सरकार तो जाएगी नहीं, है ना? और जो बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं वो भी बहुत मतलब ऊपर लेवल के हैं, क्या ही जाएँगे वो। तो एनजीओज़ वर्क करते हैं ना, सिविल सोसाइटीज़ वर्क करती इनके उत्थान के लिए, लोकल लोगों से विकास के लिए, है ना? उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। गॉट इट? तो वही बताया यहाँ पे बताया कि एक संतुलन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत है। देन उसके बाद परामर्श आधारित दृष्टिकोण, नियमों को लागू करते समय पारदर्शी और ईमानदार जो एनजीओ हैं उन पे विश्वास लिया जाना चाहिए, है ना? ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? फिर डिजिटल गवर्नेंस, अब तो सब कुछ इतना डिजिटल हो गया, तो जितनी भी प्रक्रिया है उसको फेसलेस देन डिजिटल बना दिया जाए, ताकि जो
और अच्छे एनजीओ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर ना काटने पड़े, है ना, प्रशासन के साथ बातचीत ना करनी पड़े बार बार, है ना, हर बार डॉक्यूमेंट ना दिखाने पड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा इसका ताना बाना था। अब और भी चीज़ें हैं इसकी जो बेसिक, ये तो न्यूज़ थी, और इसके जो मेंस की चीज़ें थी, सरकार के पक्ष में विपक्ष में क्या क्या लिख सकते हैं आप, वो सब। फिर उसके बाद यहाँ बताया कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ का क्या भूमिका है इंडिया के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अब ये बताया कि सिविल सोसाइटी होती क्या है। तो सरकार और मार्केट से इतर नागरिकों का एक स्वैच्छिक समाज होता है, मतलब लोगों का ही होता है ये। लोग मिलकर साझा हित मूल्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित होते। इसमें एनजीओज भी रहते हैं, छात्र संघ होते हैं, है ना, क्योंकि स्टूडेंट के अलग यूनियन होते हैं। ठीक है, एनजीओज अलग होते हैं, इनके अलग इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे नशा मुक्ति के भी एनजीओ हैं, कई सारे एनजीओ हैं, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, है ना। फिर उसके बाद श्रमिक संघ होते हैं, जैसे मजदूर यूनियन, उस टाइप का कुछ। फिर धार्मिक संघ होते हैं, है ना, थिंक टैंक होते, इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब पूरे क्या है, सिविल सोसाइटी होते हैं, जो एक साझा एथ है, एक कॉमन इंटरेस्ट लेके चलते। गॉट इट। फिर उसके बाद जो एनजीओ है क्या है, नागरिक सोसाइटी, जो सिविल समाज है उसी का ही एक सबसेट है, उसी का ही एक पार्ट है। जैसे मान लो ये पूरा क्या है, सिविल सोसाइटी है, तो ये क्या है, उसका एनजीओ वाला पार्ट है। गॉट इट। तो गैर जो एनजीओज हैं, कानूनी रूप से पंजीकृत संस्थाएं होती, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कल्याण के लिए कार्य करती, समाज के लिए कार्य करती, पर्यावरण के लिए भी कार्य करती। ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया कि शासन का तीसरा स्तंभ है। अब शासन का तीसरा स्तंभ किस तरीके से, विकासवादी अर्थशास्त्र में लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए नागरिक समाज को शासन का तीसरा स्तंभ, जो गवर्नेंस होती है, उसका तीसरा स्तंभ, है ना, गवर्नेंस का तीसरा स्तंभ है। गॉट इट। ठीक है, सरकार का तीसरा स्तंभ नहीं, गवर्नमेंट का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट है, और मीडिया को फोर्थ फोर्थ पिलर माना जाता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे गवर्नेंस की बात हो रही है ना, शासन प्रशासन की बात हो रही, गवर्नेंस ये दिया हुआ है, तो इसका तीसरा पिलर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर और भी कई सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे बता दिया मैंने 19(1) में जो संघ बनाने का अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सहकारी समिति बनाना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। ठीक है, देन डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, है ना। 43B के अंदर सहकारी समितियों को जोड़ा गया। जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 के अंतर्गत, 2011 में हुआ था ना ये, तो उसके अंतर्गत ये वाला ये सहकारी समिति 19(1) के अंतर कोऑपरेटिव्स को जोड़ा गया, सहकारी समितियों को, और साथ साथ यहाँ पे 43B को जोड़ा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, उसमें ये दो चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, एक तो एक फंडामेंटल राइट्स में, और एक डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे कानूनी पंजीकरण, भारत के एनजीओ को मुख्य तीन चीज़ें, सोसाइटी, ये 1860 का एक एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करता है यहाँ पर, है ना। फिर एक इंडिया ट्रस्ट एक्ट है 1882 का। फिर कंपनी एक्ट की धारा के तहत यहाँ पे पंजीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नियामक कानून के बारे में बताया गया कि जो FCRA है, जो विदेशी धन प्राप्त करते हैं उनको FCRA, और कई जो कर छूट के लिए आयकर अधिनियम की धारा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो नियामक कानून है, मतलब यही सब यहाँ पे बताया कि यहाँ पे पंजीकृत कराना पड़ता, और इनके हिसाब से चलता है ये, जो जितने भी एनजीओ चलते हैं वो इस जो FCRA है, और जो पैसा आ रहा है उनको कर की छूट के लिए आयकर अधिनियम की धारा जो दिया है। धारा तो पूछते नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कौन सी नियामक कानून है वगैरह वगैरह। जो FCRA है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब FCRA जो है उसके बारे में और भी चीज़ें हैं। अब FCRA जो है उसका पूरा नाम हमने देखी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट है वो 2010 का एक्ट है। कब का एक्ट है भैया? 2010 का एक्ट है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य बता दिया, जो भी विदेशी पैसा आ रहा है ना, वो पैसा किस तरीके से यूज़ हो रहा। ऐसा तो नहीं कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित के प्रभावित करे, तो ऐसा ना हो। इसलिए यहाँ पे इसको रोकने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए कि वो जो पैसा आ रहा है वो सही चीज़ में यूज़ हो, है ना, तो उसके लिए कानून बनाया था 2010 के अंदर। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऊपर देख लिया हमने, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत। ठीक है, गॉट इट। इसने मतलब इससे पहले भी जैसे बात करिए, जो 2010 का है, इससे पहले भी एक था जिसका नाम है 1976 का एक्ट था, ये FCRA का। तो इसको रिन्यू करा गया था 2010 के अंदर, है ना। तो जो 1976 का एक्ट था उसको हटा के 2010 में एक्ट लेके आया ये वाला FCRA का वापस। ठीक है, बता दिया इसमें।
ठीक है, ये पूरा का पूरा एफसीआरए के बारे में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि विदेशों से जो पैसा आ रहा, फॉरेन करेंसी, ठीक है, कोई भी आर्टिकल वस्तु आ रही है ना, देन उसके बाद जो सिक्योरिटीज आती, जो बॉन्ड्स आते हैं विदेशों से, वो सब, ठीक है, कहीं उसका यूज़ करके यहाँ पे पैसा बनाया जाए, उसके उसका उस पैसे का यूज़ करा जाए, ठीक है। अब जैसे कि विदेशी सरकार, विदेशी कंपनियां, विदेशी फाउंडेशन होते, विदेशी नागरिक होते जो पैसा देते हैं, है ना, इसके सोर्स होते पैसे के। गॉट इट, ठीक है। तो वही ये बता दिया पूरा का पूरा, तो ये एफसीआरए के बारे में बताया। देन 2020 के अंतर्गत संशोधन भी हुए, इसमें 2020 में संशोधन भी हुए एफसीआरए के अंतर्गत। जैसे जो प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई, कि प्रशासन में आप जो एनजीओ है उसको मान लो 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसमें 20 रुपये आप कहाँ पे खर्च करोगे, अपने प्रशासन में, बाकी 80 रुपये जिस काम के लिए बना है उसमें यूज़ करोगे, ठीक है। तो और भी कई पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे और भी क्या 2020 में संशोधन हुए कि एफसीआरए का धन दूसरे एनजीओ को ट्रांसफ़र करने पर रोक लगा दी, है ना। एफसीआरए का जो धन है जिस एनजीओ को आया है उसी उसी में यूज़ हो, उसी के लिए यूज़ हो, जिस उद्देश्य के लिए आया है उसी में यूज़ हो। तो ये 2020 के अंतर्गत चेंज करे गए। गॉट इट। फिर इसकी एक शाखा होनी चाहिए, 2020 में भी ये चेंज हुआ कि जो भी एनजीओ हैं एफसीआरए के एक अकाउंट होना ज़रूरी है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर जो एसबीआई की शाखा है, नई दिल्ली के अंदर जो एसबीआई की शाखा है वहाँ पे एक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जो 2020 के संशोधन है उसको और ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। गॉट इट, ये भी बढ़िया है। ये पूरा का पूरा एफसीआरए के बारे में मैंने प्रीलिम्स के लिए बता दिया। अभी जितना पढ़ा अपना वो मेंस के लिए था। अभी जो मैंने बोला कि 1976 में ये पहले था, फिर उसके बाद एक और 2010 में बना, 2020 में संशोधन हुए, क्या क्या संशोधन हुए, ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता, और भी क्या क्या चीज़ें होती, क्या सोर्स होते इसमें, तो वो सब क्या होते, वो प्रीलिम्स की चीज़ें हैं, ठीक है। अब और भी इसमें चीज़ें देखते हैं, तो एफसीआरए के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि नागरिक समाज इनकी भूमिका क्या है। सबसे पहली बात, सरकार की नीति और कार्यों की निगरानी करना। सरकार कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही, सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, ठीक है। जैसे एडीआर नाम की एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये क्या करती, चुनाव में पारदर्शिता, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आप देखोगे बहुत से ऐसे केसेस है सुप्रीम कोर्ट में जो एडीआर फाइल करता, जो है ना, ये वाला जो एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाला। फिर उसका मजदूर किसान संघ, ये जो संगठन है, ठीक है, इसके जो संगठन ने आंदोलन किया था, भारत में आरटीआई आया था इसके अंतर्गत, ठीक है। ये तभी संभव हुआ जब ये आंदोलन करा था इन लोगों ने। तो ऐसा कई सारे आंदोलन हैं, कई सारे संगठन हैं जो एक कॉमन इंटरेस्ट बनाते, और उससे कुछ ना कुछ भला ही होता है समाज का, ठीक है। तो फिर उसके बाद नीति निर्माण और वकालत में क्या है यहाँ पर, ये संगठन जमीनी स्तर पर समस्याओं को नीति निर्माण तक पहुंचाते हैं, जो भी बनाने वाले हैं पॉलिसी, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। अब वो तो गांव गांव घूमेंगे नहीं, तो ये एनजीओ, सोशल मीडिया, मीडिया के द्वारा मतलब सरकार तक बात पहुंचाते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ पे कानून बनना चाहिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई यहाँ पर, है ना, बाल अधिकार, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। सरकार इनकी बातें सुनती है और उन पे कानून भी बनाती है। गॉट इट। तो नीति निर्माताओं को इस चीज़ से आगाह कराना कि किस किस कानूनों की ज़रूरत है, क्या क्या सुधारों की ज़रूरत है, वो बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर सेवा वितरण में पूरक की भूमिका। अब जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत पहुँचाना, ये सब प्रशासन तो इतना कमज़ोर हो जाता, मतलब उस तरीके से नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनजीओज़ पहुँचते हैं, जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन, मिड डे मील वितरण, है ना, प्रथम फाउंडेशन शिक्षा के लिए, एनजीओ की स्थिति की रिपोर्ट जारी की यहाँ पे। मतलब ये इसको समझो कि एएसआई रिपोर्ट आती है जो एनजीओ की स्थिति की बात करता, ठीक है। ये एनजीओ है शिक्षा की स्थिति पर एएसआई रिपोर्ट जारी करना, तो समझ रहे हो बात को। फिर उसके बाद गूंज, तो ये कई सारे जो एनजीओज हैं उनके नाम हैं, ये आगे नाम इतना नहीं करना अपन को, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए इसके पीछे का, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि शिक्षा की स्थिति दिखाने के लिए कौन सी रिपोर्ट होती, एएसईआर वाली रिपोर्ट होती। गॉट इट। देन उसके बाद कौन कौन से किसको सशक्तिकरण करना बता दिया मैंने, आदिवासी, महिला, दलित, दिव्यांग, वृद्धजन, बाल, जो बच्चे होते हो उन सब के लिए, उन सब के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना, है ना, उनको आत्मनिर्भर करना, उनको सशक्त बनाना। तो उसके लिए काम करती है ये सब चीज़ें। गॉट इट। देन उसके बाद जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेवा, ये न्यूज़ में भी था आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, क्योंकि यहाँ की जो वो थी, इनकी जो हेड थी जिन्होंने बनाया था इस फाउंडेशन को, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो लाखों असंगठित महिलाओं के लिए को
आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुना होगा आपको ने, तो उसी से रिलेटेड है ये सेवा जो है ना, जो ये एनजीओ है। गॉट इट? देन उसके बाद सामाजिक लेखा के बारे में यहाँ पे क्या कह दिया कि सोशल ऑडिट, जैसे सरकारी योजना है किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है उनका, है ना, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। जैसे मनरेगा, पीडीएस, तो इसमें मतलब सरकार का भी ऑडिट करते हैं कि कितनी योजनाएं वहाँ तक पहुँच पा रही हैं। ठीक है। देन चुनौतियों की बात यहाँ पे करी गई, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। वही सब चुनौतियाँ हैं जो ऊपर पढ़ के आए कि वित्तीय और पारदर्शिता की कमी। अब भारत में पैसा आ रहा तो कहाँ से आ रहा? कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो यूज़ नहीं हो रहा, है ना? कुछ एनजीओ ऐसा करते हैं, तो वो सारे के सारे गेहूँ के साथ घुन पिस जाता। जो अच्छे एनजीओ हैं उन पर भी लगाम लग जाती। ठीक है। देन विदेशी फंडिंग और जो भारत की सुरक्षा है, सुरक्षा चिंताएं उसके बारे में, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही रिपोर्ट है कि कुछ जो विदेशी फंडिंग है एनजीओ को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग को बाधित करने के लिए नैरेटिव सेट करती, है ना, जिससे जीडीपी को नुकसान होता। ऐसे कई वेस्टर्न कंट्रीज, कई कंट्रीज होती, दुश्मन कंट्रीज करती, यहाँ पे पैसा बेचती। ठीक है। गॉट इट? फिर उसके बाद ओवर रेगुलेशन की बात यहाँ पर चिंता है कि मान लो एफसीआरएम जो नियमों को सख्त किया हुआ है इस समय सरकार ने, तो वो जो छोटे और एनजीओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको प्रशासनिक अनुपालन करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के तले दब जाएंगे, है ना, वो बर्डन आ जाएगा उनको, तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। फिर ज़मीनी जुड़ाव में कमी, कई बड़े एनजीओ कॉर्पोरेट शैली दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में चलते हैं, वास्तविक जमीन ग्रामीण बुद्धि से उनका जुड़ाव कम है। तो यहाँ पे इस तरीके से चुनौतियाँ दी हुई हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे एक समितियाँ भी हैं, जैसे सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, जैसे महत्वपूर्ण समितियाँ सिफारिश बताई कि क्या क्या सुधार होना चाहिए वो सब, तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति, एक सर्व समावेशी नीति बनाई जानी चाहिए जो एनजीओ के विकास को बढ़ावा दे, ये एआरसी की रिपोर्ट कह रही। ठीक है। फिर सिंगल विंडो वाला कॉन्सेप्ट, सिंगल विंडो सिस्टम, कि जो भी यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है, जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ना, रेगुलेशन हो रहा है, जो जो भी कुछ चाहिए आपको, वो सिंगल विंडो में हो जाए, ताकि उनको बाद में डॉक्यूमेंट के तले दबना ना पड़े, है ना, अच्छे से काम कर पाएँ वो, लाल फीताशाही कम हो, है ना। फिर उसके बाद विजय कुमार समिति, इस समिति का नाम ध्यान रखना 2017 में बनी थी, क्योंकि रिसेंट की कमेटी है, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो पूछ सकते हैं ये। ठीक है। गॉट इट? इसमें एनजीओ के पंजीकरण, मान्यता और सरकारी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े निर्देशों की सिफारिश करी। तो वो यहाँ पे ये जो समिति, बस इतना समझो, हमें समिति का नाम ध्यान रखना है और किससे संबंधित है बस। ठीक है। एनजीओ के जो भी एफसीआर के रेगुलेशन है उसको कड़ा करने के लिए ये वाली जो समिति है, विजय कुमार समिति, 2017 में आई थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देन उसके बाद आगे की रहा वही सहयोगात्मक मॉडल, बैलेंस बनाना वगैरह वगैरह, सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, है ना। नीति आयोग का जो एनजीओ दर्पण पोर्टल है वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसको पॉज करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि विकास में भागीदार हैं वो। ठीक है। फिर स्वतः सेल्फ रेगुलेशन, एनजीओ के ऊपर विश्वास करो थोड़ा सा, कि मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दें वो आपसी में ही, है ना, क्योंकि जो फंडिंग आई है उसका स्वेच्छा से सार्वजनिक करना, साथ में जिसके लिए आई है, जिस उद्देश्य के लिए आई है वहीं यूज़ करना उसका। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की बात करी। देन कानूनी संतुलन, अब सुरक्षा चिंताओं जो कानून सख्त करेगा यहाँ पर, इससे मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संगठनों का दमन ना हो इसलिए। ठीक है। मतलब एफसीआरए के जो कानून हैं वो इतने सख्त ना हो जाएं कि जो एनजीओ हैं वो केवल केवल ऑफिस के चक्कर काटते रहें, है ना, सरकारी ऑफिस के काम ना कर पाएँ वो। तो वही बताएं यहाँ पे दमन ना हो उनका, तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस बनाया जाए। गॉट इट? ये पूरी की पूरी कहानी थी एफसीआरए के बारे में। हमने एफसीआरए के बारे में एक एक चीज़ पढ़ ली बिल्कुल अच्छी तरीके से। गॉट इट? देन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है ये बताया कि किस तरीके गोंडवाना जो रीजन है, जो हमारा छोटा नागपुर का रीजन है जहाँ पे कोयला पाया जाता, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके से डायनासोर का हब हो सकता है वो। तो इससे पहले भी हमने दो टॉपिक पढ़े थे, है ना, अलग अलग दिन न्यूज़पेपर के अंदर ही हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो ब्रुसाते नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया किस तरीके से नेक्स्ट हब हो सकता है डायनासोर का इंडिया। ठीक है। और भी इससे पहले भी पढ़े थे हमने, टीरेक्स के बारे में पढ़ा था। और भी फिर न्यूज़ आ गई है। तो गोंडवाना लैंड, आपको मालूम है कि जो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके अंतर्गत
जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके अंतर्गत जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना, साउथ से फिर नॉर्थ में आया वो। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है पूरा। गॉट इट। तो उसी के बारे में न्यूज़ है यहाँ पर, और भी कई सारी स्टडीज़ है, तो उसको बात करेंगे अपन। ठीक। तो यहाँ पे है कि इंडियाज डायनासोर पार्ट 2 वगैरह वगैरह, द कोल दैट फाउंड लॉस्ट इन कॉन्टिनेंट वगैरह, इसको पढ़ो। कि अब यहाँ पे साहनी फैमिली के बारे में बात करी, जो पॉडकास्ट है ना, इसमें एक साहनी फैमिली है। इसमें साहनी फैमिली अभी फिल्मों में है, बॉलीवुड में। इससे पहले क्या थी, बड़े बड़े रिसर्चर्स थे इनकी इनकी फैमिली के अंदर ही। तो ये साहनी फैमिली से इतना मतलब नहीं है, लेकिन जो टॉपिक न्यूज़ में आया अपना उसको पढ़ते अपन, है ना। जैसे ये एक पॉडकास्ट है द हिंदू की, डायनासोर, कोयला खदाना और साहनी फैमिली वगैरह वगैरह। साहनी फैमिली से इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपन को जो भी यहाँ पे गोंडवाना रीजन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, डायनासोर का रीजन, डायनासोर के बारे में, तो वो सब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। बताया कि 1840 के आसपास जो भारत में डायनासोर की जीवाश्म की खोज की, साहनी परिवार के विज्ञान को लेकर सिनेमा में वगैरह वगैरह, कि किस तरीके से साइंस से लेके कहाँ तक सिनेमा तक पहुँचे। तो ये तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन और जो नीचे दिया हुआ है वो ज़रूरी है। अब देखो, बंगाल में कोयला खनन 1840 के आसपास हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको मालूम है कि 1840 के दशक में बंगाल में जो रानीगंज और दामोदर घाटी है, कोयले का खनन हो रहा था। वहाँ पे क्या, ग्लोसोपोटेरस के नाम की जो विलुप्त पौधा है उसके जीवाश्म मिल गए। अब हैरानी की बात यह है, ये जो जीवाश्म है ग्लोसोपोटेरस के, ये पौधे के, ये केवल और केवल कहाँ मिले, गोंडवाना क्षेत्र में मिले। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो इन रीजन में मिल रहे थे, और इंडिया में मिल गए। तो अब ये कैसे, ये तो अचंभा हो गया एकदम से। ये कैसे चीज़ हो गई कि जो चीज़ उनमें मिल रही सेम से वो यहाँ मिल रही। तो वही यहाँ पे थ्योरीज दी। आगे थ्योरी आई यहाँ पर कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी 1925 से 1920 के आसपास आई थी ये। ठीक है। तो 1925 के आसपास ही आई थी शायद ये, 1925 के 1920 लगा देंगे, उसी के आसपास थी या उससे पहले थी। ठीक है। तो डेट याद नहीं रखनी है अपन को, बस 1920 के आसपास है ये। अल्फ्रेड वेगनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, तो इन्होंने ये बताया कि वनस्पति और जीवाश्म के आधार का मतलब जो ग्लोसोपोटेरस मिला, और भी कई सारे जीव हैं जो भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े भूभाग में मिल रहे हैं, और केवल इनकी सेम प्रजातियां मिल रही। तो यहाँ से पता चला कि भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अब जब पेंजिया था, तो पेंजिया में क्या था, दो पार्ट टूटे। एक तो लॉरेंशियन लैंड, एक गोंडवाना लैंड। जो नॉर्थ वाला था वो लॉरेंशियन लैंड था, जो साउथ वाला था वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है। फिर कोयले के जीवाश्म बताए यहाँ पर कि भारत के अंदर 98% कोयला कहाँ मिलता, गोंडवाना की चट्टानों में मिलता, जो छोटा छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। तो ये बताया यहाँ पे कोयले के अलावा भी कई और चीज़ें हैं, जैसे डायनासोर और प्राचीन वनस्पतियों के जीवाश्म भी करोड़ों करोड़ों साल तक सुरक्षित हैं इसके अंदर। ठीक है। ये चीज़ न्यूज़ में थी। फिर उस विरासत की बात यहाँ पे करी गई कि भारत कभी डायनासोर की विविध प्रजातियों का घर हुआ करता था। जैसे नर्मदा हो गया, दामोदर घाटी हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाला रीजन, विंध्यास वाला रीजन। ठीक है। फिर नाम दिए यहाँ पर कि बड़ा पासोरस टेगोरिया, यहाँ पे टैगोर जी का नाम आया है ना यहाँ पे, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे दिया, ये लिखा है ना, इनका नामकरण जो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके नाम पे किया गया। यह भारत के सबसे पुराना विशालकाय डायनासोर के जीवाश्म में से एक है। ठीक है। तभी नाम है बड़ा पासा। गॉट इट। फिर उसके बाद राजोसोरस नर्मदा वाले रीजन में मिला, तो यहाँ पे क्या, नर्मदेंसिस नाम आ गया यहाँ पर। तो नर्मदा की घाटी में खूंखार मांसाहारी डायनासोर था ये। खोपड़ी पर मुकुट, क्रेस्ट जैसी विशेष संरचना थी। अब ये संरचना ध्यान नहीं रखनी है अपन को, बस ये इसका नाम ध्यान रखिए, राजासोरस नर्मदा की घाटी में एक मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति थी, है ना। फिर टाइटेनोसोर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर जो बाघ नदी है उसके आसपास, धार वाला रीजन, तो वहाँ पर मिला ये, है ना। इसके अंडे और जो घोंसे के जीवाश्म मिले। तो ये सब जीवाश्मों की स्टडी करी गई, तो उसके बारे में खोजा गया, फिर उसके बाद स्टडी करी गई वगैरह वगैरह। गॉट इट। तो वहीं से हमें ये सब जानकारी मिल रही। ये तो पहले की भी जानकारी है, ये अंडे अंडे बहुत पहले खोजे गए थे इसके जीवाश्म, लेकिन यहाँ पे साहनी फैमिली के पॉडकास्ट है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आ गई। गॉट इट। कि अब यहाँ पे वही बताया कि साहनी परिवार किस तरीके से यहाँ पे दिलचस्प यात्रा हुई, किस तरीके से यहाँ पे, ये तो ज़रूरी है नहीं कि फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म करी, ये ज़रूरी है नहीं, बस जो मेन है यहाँ पे ये है पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये भारत के सबसे महान पुरा वनस्पति, मतलब जो पुरानी वनस्पति हो गई ना, जो विलुप्त हो जाती थी, पैलियोबोटनिस्ट, है ना, तो वो थे ये। नाम क्या है, बीरबल साहनी।
उन्होंने गोंडवाना वनस्पतियों में जो शोध किया उससे भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाई। और फिर उसके बाद जो अशोक साहनी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी हैं। 1982 में जबलपुर में जो डायनासोर के अंडे खोजे गए थे ना, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। इन्हीं का श्रेय जाता है इस चीज़ का। नाम ध्यान रखना, अशोक साहनी। ठीक है, फिर फिल्मों में आ गए तो ये जरूरी है नहीं, है ना, काट देना इसको, ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर हो सके तो पढ़ लेना, नहीं तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और ऐसे टर्म्स आते, है ना, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है ना, जो अभी न्यूज़ में भी थे, जैसे जियो हेरिटेज साइट का संरक्षण। भारत में जो भी ये साइट्स हैं, जीवाश्म स्थल मिल रहे, तो उनका संरक्षण हो। जैसे भारत में डायनासोर जीवाश्म के स्थल का संरक्षण भारी आवश्यकता है ना। यहाँ से हम कई सारे टूरिस्ट को भी बुला सकते, है ना। सरकार को भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक बिल पारित करना चाहिए, वगैरह वगैरह, सख्ती से कानून लागू करना चाहिए। फिर यूनेस्को के जो ग्लोबल जियो पार्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें भारत के जो जीवाश्म स्थल हैं उनको शामिल करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि ये क्या, जियो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ठीक, फिर अर्निंग हो सके हमारे, हम लोगों की भी, इंडिया की भी। और फिर नागरिक विज्ञान। अब जीवाश्मों की चोरी तस्करी एक बड़ी समस्या है। स्थानीय लोग पर्यावरणविद के साथ मिलके, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनके साथ मिलके, अनमोल जो भूवैज्ञानिक खजाने हैं, ये हमारे जितनी भी खोजें हैं, उनको सुरक्षित किया जा सकता है इन चीज़ों से। तो यही यहाँ पे बताया कि सबसे पहले बात ये जियो हेरिटेज साइट और ये ग्लोबल जियो पार्क न्यूज़ में आ गए, तो इनके बारे में ही पता होना चाहिए अपन को। गॉट इट। जियो पार्क वही होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से चले आए, जैसे कि जीवाश्म के अंडे, वो जो डायनासोर के अंडे के जीवाश्म कहाँ मिल रहे हैं, है ना, तो वो ऐसे ऐसी साइट्स को हम जियो पार्क के नाम दे देते हैं। गॉट इट। देन आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अमोनिया जो लीक हुई थी अभी थिरुवल्लुवर में, तमिलनाडु के अंतर्गत, जो थिरुवल्लुवर है, वहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर अमोनिया लीक हो गई थी। तो वहाँ पे जो 8 वुमेन है उनकी डेथ हो गई थी, है ना। वो यहाँ पे न्यूज़ में है। आप यहाँ पे जानेंगे कि एक तो ये जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 3 जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना। और जो जीएस पेपर 3 के अंदर एक और सेक्शन है आपका, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस वाला पार्ट है, उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गॉट इट। तो वो यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ थी, हेल्थ वाले सेक्टर से भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। गॉट इट। तो ये न्यूज़ है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में एक गंभीर औद्योगिक और रासायनिक आपदा से संबंधित है, ये वाली न्यूज़ है। ठीक, ये सी फूड की एक प्रोसेसिंग की फैक्ट्री थी, तो वहाँ से अमोनिया लीक होने के कारण 8 जो महिलाएं प्रवासी मजदूर थी, कहाँ की, बंगाल की और असम की, बेचारी उनकी डेथ हो गई। 70 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आ गई, है ना। आपदा प्रबंधन वाला जो चैप्टर है और जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, वहाँ से ये सिलेबस लिंक करता है। लेकिन बहुत दुखद घटना है ये, कि बेचारे प्रवासी मजदूर थे ये, है ना। और वो भी महिलाएं थी बेचारी, अपने घर को पालन पोषण के लिए इतनी दूर तमिलनाडु में काम कर रही थी। उनके साथ क्या हुआ। तो सिस्टम को ये सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि मतलब इस तरह की घटनाएं ना हो आगे, है ना। हर दिन हम कोई ना कोई घटना देखते हैं जिसमें लोग जान गंवा रहे होते हैं। तो ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर गया है यहाँ पर, कि उसकी अच्छा सा क्या नहीं कर पाया, जांच नहीं कर पाया। वहाँ पे ये चीज़ अब लीक हो गई। अमोनिया का इतना ओवर यूज़ हो रहा है, उसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो वही यहाँ बताया कि ये जो दुखद घटना है वो किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। अब दुखद घटना तो हो ही गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे समझना होगा। तो सी फूड इंडस्ट्री के जो अमोनिया का उपयोग हो रहा, अब इनको क्या जल्दी से ख़राब ना हो, तो उनको तुरंत ठंडा ठंडा बनाने के लिए, है ना, टेम्परेचर कम करने के लिए अमोनिया का यूज़ करते हैं। और इतना नहीं करते, ओवर यूज़ कर लेते हैं ये लोग। और अमोनिया इतनी खतरनाक गैस है जो प्रॉब्लम करती है, आगे देखेंगे। मतलब एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, सस्ती होती, प्रभावी होती है, इसलिए यूज़ करते जाते। जैसे फिर उसके बाद सुरक्षा में चूक कैसी हुई। गैस रिसाव का पता चलना, सेंसर हो तो कोई कुछ था ही नहीं यहाँ पे, कोई प्रोटोकॉल नहीं था वगैरह, तो कुछ बस लीक हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। देन प्रवासी मजदूर जो 8 महिलाएं उड़ीसा और जो असम वाले रीजन की थी, है ना, अब असंगठित क्षेत्र में काम कर रही, तो इनके लिए जो माइग्रेटिव वर्कर हैं, एक तो बेचारे ये लोग, देन उसके बाद इतनी दूर काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं। तो उनकी कमी को उजागर करता है, ये प्रशासन की गलती है, उस फैक्ट्री की गलती है। ठीक है, तो हर्जाना तो देने चाहिए। फिर अमोनिया के बारे में बताया कि अमोनिया क्या, नाइट्रोजन NH3 इसका फॉर्मूला होता,
ठीक है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। रंगहीन गैस है, तीखी गंध होती है इसमें। जो टॉयलेट स्कूल की टॉयलेट में जो बदबू आती है वो अमोनिया की ही आती है ना। हवा में क्या होती है, हल्की होती है हवा से, तो खुले में क्या करती है, ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, वायुमंडल में फैल जाती। पानी में ज़्यादा घुलनशील होती। गॉट इट। इसलिए फायर ब्रिगेड के रिसाव में कम से कम हवा में पानी की बौछार की जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि पानी में घुल के चली आएगी ये। गॉट इट। उत्पादन की बात करेंगे, जो पेड़ पौधे सड़ जाते तो वहाँ से उत्पन्न होती। फिर हेवर वॉश प्रोसेस होती है, हेवर प्रोसेस। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर सबसे फेमस अगर कोई प्रोसेस है तो वो हेवर प्रोसेस। उसके माध्यम से बनाई जाती है, जिसका यूज़ कहाँ करा जाता। एक तो रेफ्रिजरेंट में तो कर ही रहे थे ना, फर्टिलाइजर में बहुत तरीके से करते हैं इसका, है ना, यूरिया के अंदर। गॉट इट। फिर घातक क्यों है, क्षारीय है, मतलब अल्कलाइन नेचर की होती है। आपको केमिस्ट्री के अंदर है, थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा वो, जान ही रहे कि अमोनिया जो होती है NH3, उसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। जिसके पास ये लोन पेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो देने की कोशिश करते हैं, और जिसके पास ये चीज़ होती है वो अब क्या होती है, क्षारीय नेचर की होती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अमोनिया गैस जहरीली, मतलब अमोनिया गैस शरीर में नमी, इस सबको, फेफड़े को मतलब प्रॉब्लम दे सकती। ठीक है, संपर्क में आने पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसके पानी से, जो नमी रहती, वही क्या करता है, कास्टिक रसायन रहता है जो ऊतकों को ख़त्म कर देता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता NH4OH। पानी के साथ रिएक्ट करके अमोनिया क्या बनाती है, NH4OH, जो प्रॉब्लम दे सकता बॉडी को, है ना, टिश्यू खत्म कर देता। फिर पल्मोनरी एडमा, अधिक मात्रा में सूंघने पे क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता, जो सांस लेने में प्रॉब्लम देगा, फिर उसके बाद डेथ हो सकती। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट। फिर कोई विशेष एंटीडोट नहीं। अब इसका एंटीडोट नहीं, केवल ऑक्सीजन दे सकते हैं, पर ऑक्सीजन की सपोर्ट में रख सकते, या त्वचा आँखों की सफाई कर सकते बस। ठीक है, देन उसके बाद ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है कि जिस तरीके से इसके लिए रेगुलेशन क्या है, इस तरीके से मतलब इसके अंदर क्या क्या रेगुलेशन किए गए। जैसे आपको मालूम है कि भोपाल के अंदर एक त्रासदी हुई थी 3 और 4 दिसंबर की शायद रात को, मतलब 1984 की बात है। तो उसी से रिलेटेड फिर 2020 में भी ये क्या प्रॉब्लम हुई थी, है ना, विशाखापट्टनम, वाइजैक के अंदर अंदर वाइजैक शहर है ना, विशाखापट्टनम, वहाँ पर। तो 1984 में जो भी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, तो उसके बाद यहाँ पे जो त्रासदी हुई उसमें क्या, एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 का, है ना, एक अम्ब्रेला एक्ट था कि एनवायरनमेंट को बचाएंगे, जो भी ऐसी घटनाएं उसको रोकने के लिए। फिर ये नियम आए कुछ कि खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण, आयात नियम बना यहाँ पर कि अमोनिया जैसे खतरनाक रसायनों को स्टोर करने उद्योग को ऑन साइड ऑफ साइड स्टोर करने के लिए जो भी नियम है, आपातकालीन योजना को बनाना, अनिवार्य करना, है ना। रासायनिक दुर्घटना नियम बनाए 1996 के। अब ये नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ते चलो कि केंद्र राज्य सरकार में क्या, एक क्राइसिस ग्रुप बनाया, जो जो भी प्रॉब्लम होगी हाल के हाल वर्क करना शुरू कर देगा, उसका गठन किया गया। फिर 2020 में भी यहाँ पे कुछ कोड आए कि जो भी लेबर कोड है, मतलब उनकी जिम्मेदारी लेना, कारखाना खतरनाक जैसे, जो इसको पढ़ो पहले, कि नया लेबर कोड नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है को ये जिम्मेदारी डालता है कि वे कारखानों को खतरनाक गैसों और रसायनों से जोखिम मुक्त रखे, जिसकी भी वो फैक्ट्री है वो। ठीक है, तो लेबर कोड के अंतर्गत रखा गया इसको। गॉट इट। फिर आगे की रहा वही सब है कि ऑडिट हो, अनुपालन अच्छा हो, जो भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, औद्योगिक निदेशालय हो, है ना, थर्ड पार्टी ऑडिट हो, मतलब जो सेफ्टी का ऑडिट है वो थर्ड पार्टी से कराया जाए, ताकि ये आगे ऐसी घटनाएं ना हो पाए, है ना। फिर बफर जोन, अब ये सब जो प्लांट हैं वो कहाँ लगाए जाएं, ये शहर से बाहर लगाए जाएं, और इनके बीच में भी क्या हो, शहर और इस फैक्ट्री के, इन फैक्ट्रियों के बीच में एक बफर जोन हो। ठीक, गॉट इट। तो यही सब यहाँ पे बताया हुआ है पूरा बफर जोन के बारे में। देन कि रिसाव का असर रिहायशी इलाकों तक ना पहुँच पाए, वो बफर जोन में ही क्या हो जाए, कम हो जाए। प्रवासी मजदूर का डेटा ई श्रम पोर्टल के द्वारा ये सब कर सकते अपन, कि पंजीकृत करा गया अपन ने, पंजीकृत किया उनको, देन उसके बाद उनके लिए कोई आवास की सुविधा, है ना, और भी कई सारे बीमा की सुविधा, है ना, उनकी सुरक्षा की बात, तो वो सब की जा सके। वो यहाँ बताया कि प्रवासी मजदूरों के भी तो अधिकार है, तो उनका डेटाबेस वगैरह मिलेगा, डेटा मिलेगा, तो हम ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ पे सरकार को थोड़ा, सरकार हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद NDA में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके बारे में ये बताया कि 2005 में आई थी ये, 2005 में बनी थी ये वाली जो अथॉरिटी है, 2005 में, कब, 5 लिखा है 5। ठीक है, तो
इसके भी कुछ नियम है। रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने के लिए 2007 में रासायनिक आपदा प्रबंधन का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। तो इसके अंतर्गत भी कई सारे दिशा निर्देश जारी होते हैं, राइट। अब वही सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जोखिम का मूल्यांकन संबंध। एक यहाँ पर हीरे नाम से हजार्डस आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको एसेस करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। सभी रासायनिक उद्योग के लिए खतरे की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य है, ठीक है। जो भी यहाँ पे खतरे हैं उनकी पहचान करो, ऐसे नहीं चलाओ अपनी फैक्ट्री को। उद्योगों को यह बताना होगा कि यहाँ कौन कौन से खतरनाक रसायन है, ये बताना। जैसे अमोनिया हो गया, स्टायरिन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। तो ये नुकसान कर सकते बॉडी को, इन्वायरमेंट को भी, शरीर को भी, जानवरों को भी। तो इसलिए यहाँ पर तो उनके लिए रिसाव का अधिक प्रभाव क्षेत्र क्या होगा, वगैरह वगैरह। बफर जोन की बात करिए यहाँ पे एनडीए में, ठीक है। एक ग्रीन बेल्ट तो होना ज़रूरी है ताकि ये आम इंसान तक ना पहुँच पाए, है ना, रिहायशी इलाकों तक। सुरक्षा ऑडिट हो, थर्ड पार्टी सेफ्टी से ऑडिट किया जाए, ठीक है। फिर उसमें पाइपलाइन, बाल्ब, सेंसर, अलार्म सिस्टम लगाओ ताकि कोई इमरजेंसी हो तो अलार्म बज जाए, वगैरह वगैरह, है ना। फिर आपातकालीन योजना क्या है? एनडीए में ने किसी भी रासायनिक आपदा से निपटने के लिए 2 स्तर पर आपातकालीन योजना बनाई। तो इसको भी पढ़ लो भाई, ठीक है। ऑन साइट, ऑन साइट का क्या होता है? जो उद्योग के अंदर का तरीके, उद्योग का प्रबंधन कैसा हो, ठीक है। जैसे सायरन बजना, कर्मचारियों को, है ना, आगाह करना इसके बारे में, अलार्म बजना वगैरह को सुरक्षित करना, ठीक है। फिर गैस रिसाव को तुरंत रोकने के लिए उपाय करना वगैरह, ये ऑन साइट के बारे में है। ऑन साइट पर फिर ऑफ साइट भी है, ये जिला प्रशासन काम करता है यहाँ पर, ठीक है। कि जो फैक्ट्री के आसपास के गाँव उनको खाली कराना, ट्रैफिक रोकना, अस्पताल को अलर्ट देना, वगैरह वगैरह, ठीक है। अस्पताल को अलर्ट देंगे तो वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड को, या जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड चीज़ों को, ठीक, आगाह कराना, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताना, गॉट इट। शिविर लगाना वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे एनडीए में 2 स्तर पर आपातकालीन योजना के बारे में बताया है, ठीक है। देन चिकित्सा स्वास्थ्य की तैयारी, जैसे कि अमोनिया का रिसाव हो रहा तो वही मृत्यु से, दम घुटने से हो सकती। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करी गई, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलती रहे। विशिष्ट मारक जैसे एंटीडोट, कारखानों और जिला अस्पतालों में उन विशिष्ट रासायनिक एंटीडोट्स का पर्याप्त भंडार होना चाहिए जिनका उपयोग स्थानीय उद्योगों में किया जा सके। मतलब आसपास में कोई ऐसी चीज़, फैक्ट्री लगी है जहाँ पे खतरनाक केमिकलों का यूज़ होता है तो उसके रिलेटेड एंटीडोट्स रखे हों वहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि अधिकतर गैस से जो प्रॉब्लम होती है वो दम घुटने से ही होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। विष नियंत्रित केंद्र, अत्यधिक औद्योगिक जिले जो 24/7 विष नियंत्रित केंद्र बनाए जाएं, राइट। फिर मोबाइल मेडिकल वैन, अब जहाँ पे जो लीक हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, है ना, कंटेमिनेशन के लिए हाल के लिए एम्बुलेंस पहुँचे, है ना। जो हॉस्पिटल का सपोर्ट सिस्टम है वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अमोनिया जैसी जो जहरीली गैस है उससे दम घुटने से ही प्रॉब्लम होती है ना। तो वहाँ तो ऑक्सीजन की सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इस तरीके से हम यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बहुत सिंपल सी बात है। मॉक ड्रिल को हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन का ये जिम्मेदारी है कि मॉक ड्रिल करे वो इन सब चीज़ों में। सायरन बजना, निकासी किस तरीके से हो, है ना, ऑक्सीजन किस तरीके से पहुँचाया जाए, और जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से वर्क करेगा, गॉट इट। फिर सामुदायिक जागरूकता होना ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए। सायरन बजने के बाद क्या करना है ना, कहाँ भागना है, मतलब किस तरीके से निकलना है, मुंह पर गीला कपड़ा रखना, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद एनडीआरएफ जो है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, और स्टेट की भी होती है यहाँ पर, तो उनके जवानों को तैनात करना, है ना, निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण और हौज मैनेजमेंट सिस्टम का प्रदान किया जाना चाहिए। तो वही सब यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, गॉट इट। देन उसके बाद अनुपालन यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे रूल्स हमने पढ़ ही लिए थे, इसको भी पढ़ सकते कि एनडीएमए के अनुसार भारत में रासायनिक आपदाओं को रोकने के लिए मौजूदा कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये है, इसके नियम के बारे में पढ़ा था कि खतरनाक रासायनिक और निर्माण भंडारण आयात पे संबंधित जो नियम हैं उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, आपदा के समय भ्रम से बचने के लिए एक स्पष्ट कमांडर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जो इसका नेतृत्व तो कौन कर, जिलाधिकारी करें। तो ये सब यहाँ पे एनडीए में इसके नाम ही आप पढ़ सकते हैं, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है
बस इसके नाम से भी हमें समझ में आ रही चीज़ें। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, तो जिले के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कमांडर कौन होगा? होंगे जिलाधिकारी, है ना, जो भी प्रॉब्लम बन रही है ऐसी, वही एनडीएमए के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर पूर्व प्रतिक्रिया रोकथाम पर जोर देना चाहिए। पुरानी हो चुकी औद्योगिक इकाइयों को सेंसर में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और तकनीकी एआई, इन सब चीज़ों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ में एडवांस होता जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी एडवांस करना चाहिए। सिंपल बात है ना। स्मार्ट मॉनिटरिंग, उनका ऑडिट अच्छा होना चाहिए, है ना, ताकि मानवीय जो भूल चूक हैं उसमें लापरवाही ना हो, है ना, जो लापरवाही बरती जा रही उससे निपटा जा सके। जैसे कि वाइजैक का जो लीक हुआ था, अभी अमोनिया लीक हो गई तमिलनाडु में, तो इन सब जो घटनाएं हैं इन सबको टाला जा सके। गॉट इट। ये पूरा का पूरा था, बहुत जल्दी चल दिया हमने क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हैं आज। ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स है कि एनएसए जो अजीत डोभाल साहब हैं उन्होंने ब्रिक्स की जो मीटिंग है, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना उनकी मीटिंग करी। अब यहाँ पे वही बताया, यहाँ पे बात किस चीज़ पे होगी? वेस्ट एशिया पे, देन उसके बाद इंडिया चाइना के टाइज पे बात होगी। ठीक है, वहाँ की जो चाइना के शायद वो सिक्योरिटी एडवाइज़र ही हैं शायद वो, वांग यी। ठीक है, तो उनसे बात हुई। तो बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डोभाल एंड ईरान, जो ईरान के जो हैं आपके निज़ामी पौर, रिव्यूड द सिचुएशन ऑफ वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के जो क्राइसिस है, यूएस ईरान डील है, उस पर बात हुई, है ना। और किस तरीके से ब्रिक्स की कंट्रीज को कॉपरेशन कर सकते हैं उस पर बात हुई। इंडिया ईरान के जो बायोलेटरल टाइज हैं उस पर बात हुई, इंडिया चाइना के टाइज पे बात हुई। ठीक है, तो वही यहाँ बताया कि जो 16वीं ब्रिक्स के राष्ट्र जो एनएसए की बैठक हुई है ना, वांग की एनएसए हैं वहाँ के, तो उसकी बात हुई, जिसकी मेजबान नई दिल्ली कर रहा है, जो होस्ट कर रहा है वो नई दिल्ली कर रहा है। तो न्यूज़ में आ गई चीज़। अब यहाँ पे ये चीज़ न्यूज़ में नहीं है, अब यहाँ पे ब्रिक्स न्यूज़ में आ गया, तो हम उसके बारे में ही पढ़ लेते पूरा। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जून में जो भी मीटिंग हुई यहाँ पर, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। अजीत डोभाल साहब ने उसको होस्ट किया। ठीक है, एनएसए की मीटिंग को। बात किस पे हुई? भारत और ईरान के रिश्ते के बारे में, है ना, क्योंकि हम अधिकतर ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट हैं, तो ऑयल आ रहा वहीं से आ रहा, गल्फ गल्फ कंट्रीज से। ठीक है, जो ईरान के सर्वोच्च एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो उप सचिव हैं गदीर निज़ामी पोर के साथ बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया के जो तनाव है उस के बारे में बात करना, है ना, गाज़ा इसराइल और जो रेड सी का प्रॉब्लम है उस पर बात करना। ठीक है, साथ साथ दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध, ब्रिक्स के मंचों पर सहयोग बढ़ाने की भी बातचीत हुई। ठीक। फिर भारत चीन, डोभाल ने जो डोभाल साहब हैं हमारे, वो ना चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो एनएसए का कार्यभार भी संभाले हुए हैं। वही मैंने कहा ना कि विदेश मंत्री हैं वहाँ के, जो वांग यी हैं विदेश मंत्री, वो एनएसए भी हैं वहाँ के। तो उनसे मुलाकात की, और 2020 के बाद जो गलवान जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद चाइना के जो कुछ महीनों के अंदर चाइना के साथ जो रिलेशन है पिछली साल से, वो किस तरीके से इम्प्रूव हुए और इम्प्रूव कैसे हो सकते हैं उस पर बातचीत करी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वही है किस तरीके से हम स्टेबल और प्रेडिक्टेबल और कंस्ट्रक्टिव संबंध बना सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राज़ील और यूथोपिया से जो ग्लोबल साउथ के बारे में है, डेवलपमेंट कॉपरेशन को लेके बात हुई, क्योंकि इथोपिया भी क्या ब्रिक्स का ही हिस्सा बन गया है ना, ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं अपन इसको, है ना। ब्राज़ील के सुरक्षा प्रमुखों से मिल बातचीत की। तो वो यहाँ पे बातचीत की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कुछ एडवांस चीज़ें हैं यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे वही चीज़ दिया कि भारत की ऑटोनॉमी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, और मल्टी अलाइनमेंट किस तरीके से है कि हम सबसे सबके साथ उठना बैठना है। एक तरह हम क्वाड अमेरिका के साथ भी बैठे हुए हैं, और ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया के साथ भी बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ईरान, रशिया, चीन जो अमेरिका के घोर विरोधी हैं उनके साथ भी बैठे हुए हैं। तो ये कूटनीतिक बैलेंस जो इंडिया से अच्छा किसी के पास नहीं है इस समय। ठीक है, ईरान के साथ बैठ के हमने बताया कि मल्टी अलाइनमेंट को वरीयता देते हैं हम। ठीक है, किसी गुट के पिछला गु नहीं है ना, इशू बेस्ड अलाइनमेंट की बात करते हैं हम। गॉट इट। हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन है वगैरह वगैरह वही सब। फिर यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बात हुई। यहाँ पे ब्रिक्स आप केवल आर्थिक समूह नहीं है, जैसे ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2009 में बना था ये। ठीक है, 2010 में क्या हुआ, इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो 2010 के बाद ये 5 कंट्री ब्रिक्स बना के चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें कई और कंट्री ऐड हुई, ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं वो ऐड हुई, जैसे इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, ये कंट्री ऐड हुई। गॉट इट। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका के चक्कर में नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो इसमें शामिल हो गई, तो ब्रिक्स प्लस बन गया वो। इसके बारे में भी देख रहे हैं आगे। तो इसमें ये बताया कि ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक समूह नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर एक सशक्त जियो मंच बन गया, है ना।
ईरान, इथोपिया जैसे नए सदस्य में शामिल हो गए। इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश अमेरिका के नेतृत्व वाली जो भी व्यवस्था है ना, उससे हटके हम कहाँ जा रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं। ये यहाँ पे बताया हुआ है। गॉट इट। देन फिर यहाँ पे पश्चिम एशिया में भारत के वृहत हित। अब यहाँ पे इंडिया ब्रिक्स के अंदर एक फाउंडिंग कंट्री है, और साथ में इन सब जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, इन सब कंट्रीज़ को भी शामिल करना क्या है, ये बताता है कि भारत के बहुत बड़े हित हैं कहाँ पर, वेस्ट एशिया के अंदर। कौन कौन से हैं? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है ही, क्योंकि हम क्या करते, 70 से 80% कहाँ निर्यात करते, सॉरी आयात करते, तेल को, कच्चे तेल को, गैस को। कहाँ से? गल्फ कंट्रीज से। रशिया से भी करते, गल्फ कंट्री से भी करते, है ना। तो इन सब चीज़ों के आयात पे हम ज़्यादा निर्भर हैं। फिर उसके बाद हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा कहाँ पे रहता, भारतीय डायस्पोरा, वो रहता है इन गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह वगैरह, कुवैत, कतर। तो रेमिटेंस भेजते। फिर चाबहार पोर्ट, जो चाइना के जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ग्वादर पोर्ट है, उसको काउंटर करने के लिए चाबहार बनाया हमने ईरान के अंदर, है ना। और एक INSTC है, जो नॉर्थ साउथ जो परिवहन करता है, रशिया तक जाता है, ये जो गलियारा है। तो इन सब की कनेक्टिविटी ईरान की और अफगानिस्तान की होती हुई जाती है। तो इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ बताया कितना इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स और जो ईरान जैसी कंट्री को शामिल होना इसमें। फिर चुनौतियाँ क्या हैं यहाँ पर, कि नॉन ट्रेडिशनल चुनौती का मतलब ये होता है, ट्रेडिशनल नहीं है वो। ट्रेडिशनल मतलब कि जैसे सैन्य सीमाओं के युद्ध के अलावा आज दुनिया में नई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि गैर परंपरागत कहा गया है। इसके बात हुई यहाँ पर, जैसे साइबर युद्ध। अब किसी देश को बर्बाद करना हो तो सामने युद्ध नहीं लड़ना है, मिसाइल नहीं छोड़नी, उसमें क्या फेक न्यूज़ फैला दो, है ना, साइबर वॉरफेयर, हैक कर लो कुछ। तो इस तरीके की चीज़ें को हम क्या कहते हैं, साइबर युद्ध कहते हैं। आतंकवाद के लिए पैसा दो उनको, जो हमने ऊपर FCRA के बारे में बात करी, है ना। कट्टरपंथ फैला दो वहाँ पर, माओइज्म फैला दो, ठीक है, अनस्टेबिलिटी ला दो उस कंट्रीज के अंदर, तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया कि इसे कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर टेक्निक। AI का दुरुपयोग कर लो वहाँ पर, ठीक है, फेक न्यूज़ फैलाना, है ना, डीप फेक्स बनाना। गॉट इट। तो ये प्रॉब्लम है। फिर चिंता की बात यहाँ पे बात करी, यहाँ पर चीन के साथ हमारे जो सैन्य लोग अपनाते हुए कूटनीतिक बातचीत की, है ना। अमेरिका प्रतिबंध के बावजूद ईरान जैसे देशों के साथ हमने अच्छी कनेक्टिविटी रखी, है ना, अच्छे रिलेशन रखे। तो भारत क्या है, यथार्थवादी विदेशी नीति को अपना रहा है इस समय, विश्व मित्र की भूमिका निभा रही है। इतना तनाव होने के बाद भी हमने क्या सबसे अच्छे संबंध रखे। तो इसको पढ़ सकते, कोई ज़रूरत है नहीं। जो मेन मेन टॉपिक तो उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर ब्रिक्स के बारे में हमने बात कर ली, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो पहले ब्रिक्स था 2001 में, इसमें गोल्ड में जो टैक्स हैं उन वो अर्थशास्त्री हैं, मतलब ये इस संस्था के अर्थशास्त्री हैं, जिम ओनील, उन्होंने ये शब्द की बात करी, ठीक है। फिर बाद में ये फेमस हो गया, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का साथ में आई है। फिर 2006 में इसको UNGG है, उसने क्या मान्यता दे दी। शुरुआत हुई विदेश मंत्रियों की बैठक, और 2009 में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ रूस में, पहला औपचारिक सम्मेलन हुआ रूस के अंदर, ठीक है। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ब्रिक्स बन गया ये। अब ब्रिक्स प्लस की बात करते हैं, जिसमें क्या 2024 में मिस्र, यूथोपिया, ईरान, UAE जैसे शामिल हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अभी शामिल होने की प्रक्रिया में है। अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्रीलिम्स की चीज़ें हैं इसमें। गॉट इट। जैसे 2025 में ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उस समय न्यूज़ में था वो, क्योंकि 2024 की करंट अफेयर्स आई थी, ठीक है। अब यहाँ बताया कि यहाँ पे ग्लोबल GDP में क्या योगदान है ना, जनसंख्या के अंदर क्या योगदान है ब्रिक्स का। तो जो ब्रिक्स प्लस है ना, ये दुनिया की 45% आबादी लिए बैठा, है ना। तो इसका GDP में 36% के आसपास, जो लगभग लगभग G7 कंट्री से भी अधिक होती जा रही है अब, क्योंकि अब जो बढ़ गए यहाँ पे सदस्य, ठीक है। फिर ऊर्जा की बात करेंगे तो ईरान, UAE शामिल है इसके अंदर। तो दुनिया के कच्चे तेल जो है उसका उत्पादन का लगभग 43% अब ब्रिक्स देशों के पास है, क्योंकि रशिया भी उत्पादन कर रहा है यहाँ पर तेल का, ठीक है। और इस बात है, यहाँ पे सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना। तो जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेंगे, ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील जैसी कंट्री। और जो विश्व बैंक, IMF, G7 का विकल्प हमें मिल गया यहाँ पर ब्रिक्स के लिए लेके, ठीक है। फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात कर ली हमने, यहाँ पे इसकी वकालत करते। अब पूरे दुनिया का दादा कोई एक नहीं रहेगा, सबका अपना अपना योगदान है, ठीक है। तो वही हम सब यहाँ पे फिर ब्रिक्स ने ही एक बैंक बनाया था 2014 के अंदर का, एक फोर्टलेजा सम्मेलन हुआ था,
फर्टिलाइजर सम्मेलन हुआ था, तो उसके अंदर ब्रिक्स का क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। जो क्या करता है, आईएमएफ और विश्व बैंक के विपरीत यहाँ पे एनडीएमए के सभी सदस्य के समान वोटिंग है। जबकि आईएमएफ और विश्व बैंक की क्या है, कोटा चलता है, कोटा। वहाँ पे जितना ज़्यादा कोटा रहेगा उतना ज़्यादा वोटिंग सिस्टम रहेगा। यहाँ पे क्या इक्वल राइट है। फिर यहाँ पे सीआरए बनाया। जिस तरीके से मान लो किसी देश में लिक्विडिटी संकट आ गया, मतलब वो देश की जो फॉरेन करेंसी है, उस देश के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व प्रॉब्लम आ गई उसको, या कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कंटिजेंसी अरेंजमेंट बनाया बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, लिक्विडिटी के संकट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट है, उससे बचने के लिए। तो आईएमएफ क्या करता है, अपनी वो जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो थोपता है कि आपको ये करना पड़ेगा तब हम पैसा देंगे। जबकि ऊपर जो है सीआरए है, उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा विकल्प है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए। फिर डी डॉलराइजेशन, अब पूरे वर्ल्ड में डॉलर्स में ही व्यापार होता, लेकिन अब जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, डी डॉलराइजेशन को अपना रही। मतलब इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अपनी स्थानीय मुद्रा में ही व्यापार करने की बात करी गई। मतलब बात कर रही है कंट्रीज़, जैसे नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के बारे में हमने बात करी है ना, रुपया रूबल में जो भी अरेंजमेंट होता व्यापार का, तो वो बताया यहाँ पर कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार की बात करी गई। ठीक है, और इसको आगे भी जारी रखा गया है। गॉट इट। चुनौतियों के बारे में वही आंतरिक विरोधाभास, भारत चीन यहाँ पे बैठे हुए लड़ाई हो रही है ना, आपसी यहाँ पे मुद्दे सुलझे नहीं हम लोग के। फिर एंटी वेस्ट नॉन वेस्ट, अब यहाँ पे रूस चीन जो है वो बिल्कुल एंटी वेस्ट है, अमेरिका के घोर विरोधी हैं, अमेरिका इनका। लेकिन जो भारत ब्राज़ील है वो नॉन वेस्ट की बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, किसी के अलाइन नहीं रहेंगे। ठीक है, नॉन अलाइन करेंगे। गॉट इट। तो वही बताया कि मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, मतलब हम एंटी वेस्ट नहीं बनने वाले, हम क्या है, नॉन वेस्ट हैं, उनकी साइड नहीं है, उनके विरोध में नहीं है, उनकी साइड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देन असम में तो एक तरफ चीन जैसी बहुत बड़ी आर्थिक जो शक्ति है ना, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ऐसा लगता है कि चीन सेंट्रिक ना हो जाए, पूरा का पूरा सीनो सेंट्रिक बन जाएगा ये ब्रिक्स। ठीक है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो भी चीन के अंदर है, संघाई में, है ना। फिर उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया और ब्राज़ील हैं, दक्षिण अफ्रीका, ये लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी हैं। जबकि चीन और रशिया क्या हैं, ईरान जो हैं, सत्तावादी व्यवस्था हैं, ऑटोक्रेसी हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनमें भिन्नता है, तो आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, उनके इंटरेस्ट सबसे अलग अलग हैं। फिर भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व, रणनीतिक स्वायत्ता, एक तरफ हम क्वाड के साथ बैठे, एक तरफ रशिया और चाइना के साथ ब्रिक्स के अंदर बैठे, है ना। ठीक है, फिर यूएनएससी में बात करना कि यूएनएससी में जो परमानेंट सीट है, यूएनएससी के सुधार हैं, है ना, इन सबको ब्रिक्स के मंचों, जो मंच में शामिल हैं हम, उनके द्वारा अपनी मांगों को उठाना, सुधार की मांग करना, स्थानीय सदस्यता के दावे को मजबूत करना, ये सब अपना जो प्रभुत्व है उसको बढ़ाना इन सब मंचों के द्वारा। फिर आतंकवाद का मुकाबला करना, जैसे ब्रिक्स का जो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है ना, जो भी पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसके मुद्दे उठाता इंडिया इसमें। ठीक है, फिर आर्थिक सहयोग, न्यू डेवलप बैंक से हमने कई सारे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए लोन लिया, हरित योजनाओं के लिए लोन लिया, तो भारी फंडिंग करता है जो बैंक है ये वाला। ठीक है, तो ये सब पूरी कहानी थी इसकी, पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि ब्रिक्स केवल बातचीत की दुकान बंद के ना रह जाए, तो उसके लिए हमें कई सारी चीज़ें और करनी चाहिए, जैसे कि जो ढांचा है उसको मजबूत करना। ठीक है, इसका और विस्तार करना, एकजुटता बढ़ाना, सहयोग करना, एआई, साइबर सुरक्षा, जलवायु, इन सब की चीज़ों में एक दूसरे को बढ़ावा करना, है ना, सहयोग करना, लोकतंत्र के निर्णय लेना। ठीक है, मतलब किसी एक देश का एकाधिकार ना हो जाए, वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें। और ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अंटार्कटिका ट्रीटी, यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, तो क्योंकि 23 जून थी कल, तो इसी डेट पे ये लागू हुई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गई। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ट्रीटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो ट्रीटी हुई थी अंटार्कटिका, उसमें कई सारे चेंजेस हुए, तो वहाँ पे क्या बन गया, उससे नाम दिया अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। कई सारी और भी रेगुलेशन इसमें शामिल हुई, जैसे मैड्रिड जो स्पेन में जगह है, उसमें एक सम्मेलन हुआ था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही बताया गया कि जो ये ट्रीटी लागू हुई थी, इसे इतिहास की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहा गया। ठीक है,
गई बात दिमाग में, ठीक है। देन उसके बाद जिसमें एक पूरे महाद्वीप को युद्ध और लालच से बचाकर शांति और विज्ञान को समर्पित कर दिया। हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। पहले क्या 1950 के आसपास होड़ मच गई थी। 1950 और 60 के आसपास होड़ मच गई थी कि हम कब्जा करेंगे, हमारा हिस्सा होगा वो। अमेरिका रशिया का कोल्ड वॉर चल ही रहा था उस समय। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था, ठीक है। तो होड़ मच गई थी कि हम कब्जा करेंगे। तो 1958 या 59 के आसपास एक ट्रीटी हुई जिसका नाम अंटार्कटिका ट्रीटी था, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि इसको न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ नहीं करना, मतलब इधर पे कोई न्यूक्लियर वो नहीं करना, ठीक है। इधर पे कब्जा नहीं करना बस। इसको वैज्ञानिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च करनी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन और गलत तरीके से यूज़ नहीं करना। तो वही यहाँ बताया कि शीत युद्ध का दौर था 1950 का। अंटार्कटिका कब्जा करने की बात मची, होड़ मच गई सब में। अमेरिका और रूस के साथ ही जो ये शीत युद्ध चरम पे था इस समय, तो डर का माहौल था। तो वही यहाँ पे सैन्य और परमाणु परीक्षण के लिए किया जा सकता। तो वही यहाँ पे संधि का जन्म दिया 1957-58 के आसपास। एक क्या यहाँ पे ट्रीटी हुई, तो उसे 1959 की वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। 12 देशों ने यहाँ पे साथ दिया, ठीक है। वैज्ञानिक हितों को साधा, देन उस पर हस्ताक्षर हुए और ये लागू कब से हुई? 23 जून 1961 से। वर्तमान में 56 देश हैं, 19 क्या हैं परामर्शदात्री देश हैं भारत सहित। तो उसमें वोटिंग का अधिकार भी है, मतलब भारत को भी साथ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को। फिर मुख्य बिंदु क्या है? पूर्णतः असैन्यकरण, कोई भी यहाँ पे क्या मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। परमाणु मुक्त क्षेत्र, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। देन तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता, यहाँ पे हाँ आपने रिसर्च सेंटर लगा सकते हैं, जैसे इंडिया का था मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। गॉट इट। तो इंडिया ने भी खोले फिर। तो वो यहाँ पे बताया कि किसी भी देश को वैज्ञानिक शोध करना है तो उसकी छूट है, ठीक है। एक दूसरे के लिए सहयोग की बात करें यहाँ पर, है ना, रिसर्च को साझा कर सकते हैं। फिर क्षेत्रीय दावों को फ्रीज, कोई इस पे दावा नहीं करेगा, है ना, कोई भी कंट्री इस पे दावा नहीं करेगा। जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली जैसी कंट्री है ना, वो साउथ पोल के पास ही हैं, अंटार्कटिका के पास ही हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं वो दावा नहीं करेंगे इस पे। गॉट इट। तो यहाँ पे पूरा फ्रीज कर दिया उस चीज़ को, दावा नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है। कोई भी अधिकार नहीं कर सकता इस पे। फिर उसके बाद अंटार्कटिका संधि के यहाँ पे बताया कि और भी कई सारे चेंजेस हुए समय के साथ। अंटार्कटिका में पर्यावरण को बचाने के लिए मूल संविधान में कुछ और भी समझौते जोड़े गए, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम कह दिया अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जीव संसाधन और संरक्षण का कन्वेंशन हुआ 1980 में, कि महासागर में क्रेल हो गया, अन्य समुद्री जीव हो गए, उनके अत्यधिक शिकार को रोकने के लिए यहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ 1980 में। तो ये भी इससे जुड़ गया। फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको नाम ही ध्यान रख लो कि ये किससे जुड़ा हुआ है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें अंटार्कटिका को शांति और वैज्ञानिक समर्पित प्राकृतिक रिजर्व को घोषित करना, अंटार्कटिका व्यावसायिक कॉमर्शियल खनन और तेल की खोज पर पूर्ण प्रतिबंध, ये सब बातें यहाँ पे करी गई है ना। यह प्रतिबंध कब तक रहेगा? कम से कम 2048 तक लागू रहेगा। फिर उसके बाद फिर से ऑडिट होगा इस बारे में, है ना। भारत की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि वैज्ञानिक अभियान हमने भी दिए। 1981 में अपना पहला अंटार्कटिका अभियान दिया। 1983 में हमने जो ट्रीटी हुई अंटार्कटिका ट्रीटी, उस पर साइन करा, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिण गंगोत्री 1983 में भारत का पहला स्टेशन बना। अब बर्फ में दब चुका है, यहाँ पर केवल आपूर्ति बेस बना, मतलब ये बंद हो चुका। फिर मैत्री 1890, इसके ईयर याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर भारती 2012 में, ये लेटेस्ट है। अब एक और बनाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2022 में क्या कानून बनाया, अंटार्कटिका मतलब हमारी संसद ने कानून बनाया कि भारत के जो मैरिड प्रोटोकॉल है, भारत ने मैरिड प्रोटोकॉल अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कानून बनाया कि हम जो भी यहाँ पे मिशन भेजेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ नियम तो होने चाहिए। तो वैसा कुछ कि भारतीय अभिमान को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे कचरा ना फैलाना, पर्यावरण की रक्षा करना, नुकसान ना पहुँचाना, है ना, वहाँ के जीव जंतु इकोसिस्टम को। तो भारत ने यहाँ पे दंडनीय अपराध बना दिया यहाँ पर इस चीज़ को। गॉट इट, ठीक है। फिर उसके बाद समस्या की यहाँ पे दी हुई है कि जलवायु परिवर्तन से प्रॉब्लम हो रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहाँ पर। अब कौन कौन से ग्लेशियर है अगेन नहीं करना अपन को, तो ध्यान ध्यान रखना। थवाइट्स ग्लेशियर, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, है ना, ये 3 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा। अंटार्कटिका वैश्विक औसत से 3 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा। गॉट इट। पिघलना, जल स्तर का बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर दोहरा यूज़, ये चीन और रूस जैसे जो देश हैं सैटेलाइट का यूज़ करके, नेविगेशन से यूज़ करके, जैसे चीन का बिडू है,
तो और स्टेशन बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर सैन्य जासूसी, मिसाइल ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इसके बाद पर्यटन और बायो प्रॉस्पेक्टिंग, ये क्या है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक पहुँच रहे हैं तो वहाँ के इकोसिस्टम को प्रॉब्लम आ रही। ठीक है। वहाँ का जो भी सूक्ष्म जीव के व्यवसायिक जो पेटेंट है उसको लेकर कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है वगैरह वगैरह। इस बायो प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद 2048 का डर। 2048 का डर ये कहता कि ये चीज़ 2048 से रहेगी मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो इसकी समीक्षा होनी। अब क्या होगा, जो अमीर देश है ना, वो क्या करेंगे अपने हिसाब से, क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो वो यहाँ पे डर है कि बहुत सारे जो खनन के प्रतिबंध है, माइनिंग के जो यहाँ पे रोक लगी हुई है, उसको हटा देंगे वो। तो वहाँ पे खनन क्या ये लोग खनन करेंगे फिर, क्योंकि इनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो ये लोग करेंगे। तो वो यहाँ पे दिया निष्कर्ष, यहाँ पे पढ़ते रहना, कोई ज़रूरत है नहीं, कि अंटार्कटिका का एक वैश्विक साझा संपदा है। अंटार्कटिका संधि यह प्रमाण साबित करती है कि यदि राजनीति इच्छा शक्ति हो तो देश अपने संकीर्ण स्वार्थ को अलग रखकर पूरी मानवता और पर्यावरण के लिए एक साथ आ सकता। तो यहाँ पे वही बताया कि सबसे सफल ट्रीटी है ये, है ना, सफल संधि है ये। फिर भारत का ये बता दिया यहाँ पे 2022 का कानून था, इसको कोई ज़रूरत नहीं एज सच। ये एसटीटी, ये जो 1980 फिर मैरिड प्रोटोकॉल, इन सब के दायित्व को लागू करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या, कोई एक कानून बना दिया। ठीक है। किस पर लागू होगा, नागरिकों पर, भारतीय अभियान में शामिल है, विदेशी नागरिकों पर भी जो भारतीय अभियान में शामिल हैं, इंडिया की तरफ से जा रहे हैं। भारत में पंजीकृत कंपनियां, जो भी बॉडी हैं कोऑपरेटिव से, उन पर लागू होगा। क्या शामिल है, भारत में पंजीकृत या भारत के बाहर पंजीकृत लेकिन भारतीय अभियान के हिस्से के रूप में संचालित कोई भी जहाज वैसल जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एयरक्राफ्ट जा रहा। फिर कानूनी अधिकार, अंटार्कटिका में इस अधिनियम के तहत किसी भी किए गए अपराध की सुनवाई के लिए भारत में सत्र न्यायालय, मतलब सेशन कोर्ट है, वहाँ नाम वो उसको नामित करना। ठीक है। तो और कुछ ज़रूरी है नहीं, बस इतना समझो कि किसके अंतर्गत आता था, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, है ना। वही सब सेम चीज़ें जो ऊपर बात कर चुके हैं अपन। फिर एक फंड बनाया कि इसमें जो भी अनुसंधान की गतिविधियां हैं, अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा है, भारतीय अनुसंधान जैसे मैत्रियो भारती जैसे जो है सफाई रख रखाव के लिए एक फंड बनाया गया। ठीक है। फिर सख्त प्रणाली यहाँ पर की समिति द्वारा जब जारी परमिट को बिना कोई भी व्यक्ति जहाज विमान हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब परमिशन लेनी ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है। दंड का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया, तो वही सब यहाँ पे पढ़ सकते, इसको पॉज करो और पढ़ो। अंटार्कटिका में प्रवेश करना या वहाँ रहना, किसी भी अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित प्रवेश करना, खनिज संसाधन में ड्रिलिंग या अनुसंधान की खुदाई करना, मूल पक्षियों पौधों इन सब के पकड़ना, हस्तक्षेप करना, नुकसान पहुंचाना, मतलब इसके लिए परमिट चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों में आप अनुसंधान करना चाहते हो, परमिट चाहिए इसके लिए। ठीक है। यहाँ पे वही बताया, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या परमिशन है, कौन कौन सी प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। ठीक है। तो उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है ये, पढ़ लो फिर भी। गॉट इट। तो वही बताया, यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, बैन लगा हुआ है, कुछ चीज़ें रेगुलेटेड हैं। ठीक है। जैसे परमाणु गतिविधियाँ पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। ठीक है। खनिज अनुसंधान, हाँ रिसर्च कर सकते हैं आप, सैंपल ले सकते वगैरह। कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते आप, है ना, रोक है पूरे पे। कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान, ये इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल है। ठीक है। डिस्पोजल है, उस तरीके की बात यहाँ पर। फिर जो भी जानवर पक्षियों को सूक्ष्म जीव जो भी यहाँ पर जैव खतरा है, गैर मूल जो है नेटिव जानवर पक्षी हैं उनको ले जाना, है ना, वहाँ से ले जाना, उन सब के बारे में यहाँ पर तो उसको बैन है पूरा। फिर समुद्री जीवन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मूल समुद्री जीवों जैसे krill हो गया उसको पकड़ना, तो इस पर रेगुलेशन है इस तरीके की। ठीक है। ये है ना, परमिट आवश्यक है। फिर यहाँ पे पूरी की पूरी बैन है, वो लेफ्ट साइड वाली है। गॉट इट। फिर प्रदूषण नहीं कर सकते, कचरा नहीं फैला सकते, जहरीली पदार्थ नहीं छोड़ सकते वहाँ पर। हेलीकॉप्टर जहाज यहाँ पर परमिशन है, तो परमिशन लेने के लिए यहाँ पे अलग ही चीज़ें दिख जाएंगी, और जो नहीं करना वो अलग ही दिख जाएगा आपको, है ना, जो बैन है बिल्कुल। फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, कितना ही पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार को अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इस कानून के अंतर्गत बात कर रहे हैं जो 2022 में बना था, भारत में पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है।
फिर शक्तियों की बात करें कि जहाज़ों पर चढ़ सकते हैं, अनुसंधान की सुविधा का निरीक्षण कर सकते हैं, रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं, उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके मैड्रिड प्रोटोकॉल के सख्त जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है। दंड के प्रावधान, अब यहाँ पे मान लो परमाणु उल्लंघन करा आपने तो कम से कम 20 साल की सजा, है ना, या आजीवन कारावास या कम से कम 50 करोड़ का जुर्माना। खनन उत्खनन करा आपने, इसका उल्लंघन करा तो 7 साल की सजा, 10 से 50 करोड़ जुर्माना। बिना परमिट प्रवेश करा, ठीक है, कोई भारतीय ने बिना परमिट के प्रवेश करा तो उसको 3 साल की सजा या 10 लाख जुर्माना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कानून में दिया हुआ है, सजा के प्रावधान वगैरह। ठीक है, गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि जो हिग्स बोसोन जो है ना खोजा गया था, उसके जो साथी हैं, जो उनके साथी थे फ्रांसकोइस एंगलर्ट, उनकी डेथ हो गई। तो ये न्यूज़ में तो है, लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में है, लेकिन यहाँ पे हिग्स बोसोन न्यूज़ में आ गया अपना। ठीक है, तो वो यहाँ पे न्यूज़ दी हुई है पूरी द हिंदू की, कि समाचार पत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसकोई, फ्रांसवा लिखा हुआ है इसमें, इंग्लिश में पढ़ोगे तो फ्रांसकोई आएगा। तो फ्रांसवा एंगलर्ट के निधन से संबंधित है पीटर हिग्स, जो पीटर हिग्स के साथ मिलकर इन्होंने रहस्यमयी चीज़ को सुलझाया था, ब्रह्मांड के जो कण पार्टिकल हैं, यानी कि द्रव्यमान कैसे मिलता उसके बारे में। हिग्स बोसोन के बारे में बताया कि किसी पार्टिकल को, किसी भी चीज़ को द्रव्यमान कैसे मिलता उसके बारे में, तो हिग्स बोसोन की खोज करी थी। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है, हम इसको डिटेल में समझेंगे अभी। गॉट इट। जो फिजिक्स से क्या है, पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो एक कंकड़ पत्थर से लेके बड़े बड़े क्या उल्का पिंड से लेके कुछ भी हो, तो ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसकी स्टडी, उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ये कण भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। उनमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, है ना, उनका द्रव्यमान मास कैसे आ रहा है, उसकी स्टडी कहाँ पे करी जाती है, यहाँ पर करी जाती है। तो उसके लिए एक मॉडल दिया, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया, तो उसको समझना जरूरी है यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड मॉडल में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बताया पूरे ब्रह्मांड को केवल 2 प्रकार के मूल कण से बना हुआ है। एक है फर्मियोन्स, ये पदार्थ कण, जो भी हम आप तारे ग्रह सब बने हुए हैं इसी से बने हुए हैं, फर्मियोन से। इसके अंतर्गत क्वार्क आते, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हुए हैं, अब क्वार्क डाउन क्वार्क। लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स के अंतर्गत क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का लेप्टॉन है। ठीक है, बोसोन्स, अब क्या होता, फोर्स भी तो लगता है इनके बीच में, तो फोर्स लगाने के लिए जो भी यूज़ होता है वो क्या होता है, बोसोन्स होते हैं। क्योंकि हमारे इंडियन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ज़्यादा काम करा, तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे इसे बोसोन नाम दिया गया। एग्जाम्पल में ग्रेविटॉन हो गया, उसकी खोज नहीं करी, फोटोन हो गया, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता। ग्लूऑन्स हो गए, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाता। ठीक है, 4 टाइप के फोर्स होते हैं मेनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स होते 4। तो इनको लगाने के लिए कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए फोटोन, ग्लूऑन्स यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए ग्रेविटॉन्स, जिसकी अभी खोज नहीं करी गई, बस केवल नाम दिया गया। ठीक है, हिग्स बोसोन की बात करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मानक मॉडल बहुत सटीक था, लेकिन 1960 के आसपास यहाँ पे बहुत सारी खामियां देखी गई। मॉडल में यह नहीं समझ पा रहे थे कि मूलभूत जो द्रव्यमान में बाहर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, और भी स्टडी हुई। यदि कण में द्रव्यमान नहीं होता तो वह प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में कहीं भी भागता रहता, है ना। ये आकाशगंगाएं क्यों जुड़ती, इनका निर्माण क्यों होता, तो वही यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वही यहाँ पे हिग्स तंत्र के बारे में बात हुई, हिग्स फील्ड के बारे में बात हुई। तो 1964 के आसपास फ्रांसवा एंगलर्ट, रॉबर्ट ब्रूट और पीटर हिग्स की इस समस्या का समाधान करा, है ना। इन्होंने एक हिग्स फील्ड की अवधारणा दी। इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी भी ऊर्जा है, ऐसी चीज़ है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जैसे गाढ़ा पानी, गाढ़ी चाशनी, हर जगह। ठीक है, गॉट इट। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। द्रव्यमान कैसे मिलता, जो भी मूलभूत कण जैसे क्वार्क हो गया, लेप्टॉन्स हो गए, वो अगर टकराएंगे इस फील्ड से, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनका द्रव्यमान होगा। क्योंकि क्या होगा, एक प्रतिरोध पीछे की तरफ लगता जो उसे धीमा कर देता, और धीमे होने के कारण ही उनका द्रव्यमान प्राप्त होता। तो कुल मिला के बात है, ये लेप्टॉन्स और क्वार्क जो हैं, फर्मियोन्स, वो जितना ज़्यादा हिग्स फील्ड के अंतर्गत अंदर इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनका द्रव्यमान होगा। ठीक है, कोई चीज़ हल्की है, भारी है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कितना उसका इंटरेक्शन है, कितना उसका इंटरेक्शन है हिग्स फील्ड से। ठीक है, कणों में भिन्नता यहाँ पे वही बताई हुई है, जो ज़्यादा फील्ड से ज़्यादा टकराएगा तो उसका भार ज़्यादा होगा, जैसे टॉप क्वार्क के बारे में बताया यहाँ पर। जो कण इससे बिल्कुल नहीं टकराएगा उसका द्रव्यमान बिल्कुल नहीं होगा, जैसे फोटोन प्रकाश की गति से चलता है, एकदम से निकल जाता। ठीक है,
हिग्स बोसन के बारे में। अब हिग्स फील्ड तो अदरस है, इसे सीधे नहीं देखा जाता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जो भी कुछ है वहाँ पे क्या होता है, एक कण के रूप में दिखाया जाता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो फील्ड को भी यहाँ पे कण से जोड़ दिया, फील्ड को भी यहाँ पे कण से जोड़ दिया, तो इसकी खोज करनी बाकी थी। तो हिग्स फील्ड में इस दृश्यमान भौतिक प्रमाण को हिग्स बोसन कहा गया। हिग्स फील्ड को उठने वाली एक लहर की तरह है हिग्स बोसन की खोज का मतलब हिग्स फील्ड के मौजूदगी का साबित होना। अब इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा गया, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पहले ये लोग नाम ऐसा कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, ये गॉड पार्टिकल। तो 1993 में क्या हुआ, लियोन लेडरमैन ने एक किताब छापी जिसमें द गॉड डैम पार्टिकल के कहा कहना चाहा इसको, क्योंकि इसकी खोज लगभग असंभव हो गई थी। ठीक है, किताब प्रकाशित हुई, फेमस हो गई, लोकप्रिय हो गई, तो इसने क्या करा, यही नाम फेमस बना दिया, गॉड पार्टिकल। ठीक है, फिर 2012 के अंतर्गत जो सर्न है फ्रांस के अंतर्गत, ये क्या है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल को टकरा के करते कुछ स्टडी करते, तो वहाँ पर टकराया गया, खूब बड़ा है, 36-40 किलोमीटर का ऐसा गोला है, तो यहाँ से इस तरीके से टकराते हैं, स्पीड से ऐसे बढ़ाते, और एकदम से जो पार्टिकल टकराते हैं तो वहाँ पे जो भी स्टडी की जाती है वो देखी जाती है। ठीक है, तो हिग्स बोसन की खोज करी है 2012 के अंतर्गत। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ी मशीन है जहाँ पे प्रोटॉन की प्रकाश की गति के करीब ले जाकर आपस में टकराया जाता है, जिससे ऊर्जा में हिग्स बोसन के कण पैदा हुए। ठीक है, इसकी खोज में 2013 के अंतर्गत इनको क्या दिया, एंगलर्टो और पीटर हिग्स को भौतिकी का नोबेल दिया। इस बात को ध्यान रखना। महत्व तो क्या है वही बताया यहाँ पे, कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है पार्टिकल फिजिक्स का वो पूरा हो गया, और बिग बैंग थ्योरी है ना, ब्रह्मांड की जो विकास कैसे हुआ, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, ये सब जानना संभव हो पाया। इसमें और भी स्टडी चल रही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका ताना बना था न्यूज़ का। गॉट इट, इसके बारे में। फिर हाइपर मेटाबॉलिज्म एक जो न्यूज़ है, ये द हिंदू की न्यूज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा, कि जो भी बचपन के आघात या दुर्व्यवहार या भी जो भी प्रॉब्लम है, गरीबी या तनाव, वो क्या करती, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उस पर इफेक्ट करती है ना, वो भी एडवर्सली। कैसे, यहाँ पे दिया, द रिजल्ट shows that effect of adversity are not solely cumulative and the type of the adversity experience may be uniquely related to the mitochondrial function and the research said। तो इसको भी पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पे इंग्लिश में दिया, द हिंदू की न्यूज़ थी। माइटोकॉन्ड्रियल कार्यप्रणाली के बारे में यहाँ पे दिया, अध्ययन से स्पष्ट करता है कि बचपन का कोई भी तनाव सीधे तौर पर हमारी कोशिका माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस में जाता, कि काम करने के तरीके को बदल सकता, जो भी प्रॉब्लम हुई बचपन में। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो काम करने का तरीका है उसको बदल सकता है। ठीक है, प्रभाव केवल कम्युलेटिव नहीं है। पहले माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक तनाव झेलेगा नुकसान उतना ही बढ़ेगा, लेकिन नए शोध में पता चला कि तनाव की मात्रा के साथ साथ तनाव का प्रकार भी होना जरूरी है। प्रकार किस टाइप का है वो तय करेगा माइटोकॉन्ड्रिया पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा पढ़ने में, है ना, बोरियत सा, लेकिन हाँ पढ़ सकते कि क्या प्रभाव पड़ रहा जो हमारे तनाव है उसका हमारी बॉडी के ऊपर। दीर्घकालीन नुकसान, जो बचपन है के आघात के कारण कोशिकाएं अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन और खपत करने लगती, हाइपर मेटाबॉलिज्म, कि लेटे लेटे हो फिर भी आपके क्या शरीर में एनर्जी खर्च हो रही। अल्पकाल में यह शरीर में तनाव से निपटने के लिए मदद करती है, लेकिन लंबी अवधि में ये कोशिका तेजी से बूढ़ा कर देती हैं और कई पुरानी बीमारियों का कारण बनती हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो गया। हाइपर मेटाबॉलिज्म देख लेना, यहाँ पर पढ़ लेना कि अति उपापचय क्रियाएं। ठीक है, अति हाइपर मेटाबॉलिज्म ध्यान रखोगे कि फालतू में जा रहे हैं। शरीर की वह स्थिति जहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर के आराम करने की स्थिति में भी ऊर्जा खर्च करने की दर सामान्य से बहुत अधिक होती है। सरल शब्दों में शरीर जब आराम की स्थिति में रहता तब भी कई सारी कैलोरी ऊर्जा बर्न होती रहती है, तो उससे कहते हैं हाइपर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब शरीर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव या शारीरिक तनाव में होता है तो कोशिकाएं अस्तित्व बचाने के लिए ओवर ड्राइव मोड में चल जाती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यकता से अधिक काम करने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि किसी कार के इंजन को लगातार उसकी अधिकतम गति पर चलाया जाए, इंजन अंततः जल्दी खराब हो जाएगा, तो वैसा कुछ। ठीक है, तो इसको देख लेना। हाइपर मेटाबॉलिज्म के कारण क्या है, गंभीर चोट, जलन, है ना, संक्रमण होना। ठीक है, देन हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड ग्रंथि में जो प्रॉब्लम सक्रिय हो जाती। ठीक है, देन उसके बाद मनोवैज्ञानिक आघात, जो भी मानसिक तनाव है आपका उससे कोशिका स्तर में किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, देन
ये सब वही सब चीज़ें हैं, गॉट इट? इसको पढ़ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होगी? सेलुलर एजिंग, जो आपकी कोशिकाएँ बूढ़ी हो जाएँगी जल्दी, वज़न कम होना, थकान होना, है ना? इम्यूनिटी सिस्टम में गिरावट होना, ठीक है? मैं तो यहाँ पे देख सकते कि एपिजेनेटिक्स में बात करना एपिजेनेटिक्स, यह शोध में इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण और बाहरी परिस्थितियाँ जैसे तनाव हमारे जीन और कोशिका कार्य प्रणाली पर कैसे काम करती हैं, ये सब मतलब बाहरी चीज़ें किस तरीके से हमारे जो सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे कैसे काम करती है, उसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है? फिर मानव शरीर की रचना वगैरह वगैरह इन सब के साथ शोध करना, फिर बाल कल्याण नीति, इसको पढ़ सकते, कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है? यहाँ पे निष्कर्ष वही है सब जो पढ़ा हुआ है चीज़ें, ठीक है? इसको पढ़ लेना, कोई ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं हम कथकली के बारे में, कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आई कि जो सुब्रमण्यम हैं, अ, मदाम्बी सुब्रमण्यम, इन्होंने कथकली में जो म्यूज़िक वो यूज़ होता है, सोपान म्यूज़िक, उन्होंने ये बताया कि ये केरला का लोकल म्यूज़िक नहीं बल्कि इसका कर्नाटक म्यूज़िक के साथ कनेक्शन है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ पूरा का पूरा, ठीक है? गॉट इट? तो न्यूज़ में यही था, मदाम्बी सुब्रमण्यम जी हैं जो उन्होंने बताया कि कथकली में जो भी यहाँ पे म्यूज़िक यूज़ होता है वो केरल का स्थानीय नहीं बल्कि जो सोपान म्यूज़िक है केरल के स्थानीय नहीं बल्कि यहाँ पर का कर्नाटक म्यूज़िक से भी इसका कनेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है? आम अवधारणा वही है कि यहाँ पर की लोकल म्यूज़िक है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक म्यूज़िक का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ठीक है? तो वही सब यहाँ पे दिया है कि लोकल फ्लेवर ठीक है, लेकिन यहाँ पे बल्कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक परिष्कृत रूप है ये, ठीक है? फिर आर्ट्स टाइप के जो क्लासिकल नृत्य हैं उसमें केरल में क्या है, केरल में दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। कथकली की बात करें तो इसका मतलब होता है कथा और कली, ठीक है? कथा मतलब स्टोरी और कली मतलब प्ले ड्रामा, उस कथा को प्ले करना, ठीक है? 17वीं शताब्दी में केरल में उठाइए मार्शल आर्ट जो है कलरी पयट्टू, और भी कई चीज़ें, रामअट्टम है, कृष्णअट्टम है, कुटियाट्टम वहाँ का क्या है, थिएटर है। तो इन सबको मिला के यहाँ पर कथकली को बनाया गया है, ऐसे एवोल्यूशन हुआ इसका, गॉट इट? इसी का मिश्रण है। फिर उसके बाद भारतीय महाकाव्य रामायण, इसकी थीम के बारे में बताया करी कि पुराणों और जो रामायण महाभारत है उसकी थीम का यूज़ करते ही है, ठीक है? जो भी बुराइयाँ हैं अच्छाइयाँ उस पर, है ना, बुराई पर अच्छाई की के बारे में। जो डांसर हैं वो स्वयं संवाद नहीं करता बल्कि गायक जो पीछे से बात करता है ना, पीछे से गाना गाता वो, है ना? फिर नवरस के बारे में, जो नवरस होते जैसे श्रृंगार रस हो गया, देन शोक हो गया, शोक रस, ठीक है, करुण रस, सॉरी, हास्य रस, उन सब के बारे में, नवरस के बारे में यहाँ पे बताता, ठीक है? मुद्राओं के बारे में बात होती। फिर वेशभूषा अलग अलग प्रकार के रंगीन मुकुट पहनते ये, है ना, चेहरे का मुकुटा पहनते, है ना, रंग लगाते, ड्रेसेस। तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा पूछेंगे नहीं, 5 भाग में बातें। सात्विक को पच्चा कहते, हरा रंग का होता है ये, है ना, ईश्वरी पात्र जैसे राम अर्जुन कृष्ण को बताता है ये। काठी चाकू ऐसे पात्र क्या होते हैं, राजशाही, अहंकार और बुराई को बताते, है ना, राजसिक या तामसिक गुण होते हैं इसमें, जैसे रावण और दुर्योधन, ठीक है? गॉट इट? नाक पर एक सफ़ेद गेंद गेंद लगी होती। थाड़ी या दाढ़ी 3 प्रकार की होती, लाल थाड़ी या अत्यधिक दुष्ट और अहिंसक चरित्र का होता है दुशासन। सफ़ेद थाड़ी हनुमान जी, हनुमान जैसे अति मानवीय और दैवीय चरित्र को बताता। काली थाड़ी शिकारी और वनवासी चरित्र को बताता, है ना? फिर उसका चौथा जो इसमें होता करी, काला राक्षस और बुरी महिला पात्रों के लिए बताता, जैसे शूर्पणखा हो गया, है ना? मिनुक्कू जो सौम्य चरित्र महिला, ऋषि, ब्राह्मण और सात्विक प्रदर्शन करती है, जैसे सीता, द्रौपदी, उनको बताते, है ना? मतलब सौम्य चरित्र वाली महिलाओं को बताता है ये, ठीक है? ये वर्ड हैं कथकली में यूज़ होते हैं। फिर भाषा की बात करें तो मणिप्रलम, जो मलयालम और संस्कृत का अनूठा मिश्रण है, उसका यूज़ करते हैं ये। वाद्य यंत्र में चेंदा का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? सोपान म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मदलम, चेंगिला, है ना, घड़ियाल, इस तरीके से झांझ, इसका यूज़ करते हैं ये। महत्व की बात करनी है तो वही सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे ये बताया पहले क्या था, जो हिंदुस्तानी जो इंडिया का म्यूज़िक था वो एक ही था, लेकिन जब से मुगल्स आए, जो फ़ारसी म्यूज़िक ऐड हुआ, तो वहाँ से उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी म्यूज़िक बन गया और दक्षिण भारत विशुद्ध रूप से भारतीय म्यूज़िक कर्नाटिक म्यूज़िक बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं कि जो भारतीय जो कर्नाटिक म्यूज़िक है वो सांबे जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वहाँ से खोजा गया। 13वीं सदी में जो अ, मूल शैली थी उसमें इस्लामी जो फ़ारसी आक्रमण हुए, उसके बाद जो भारतीय संगीत है उस पे विदेशी प्रभाव आ गया, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक बन गया वो। फिर दक्षिण भारत क्या विशुद्ध रूप से उस पे कोई भारतीय प्रभाव नहीं रहा, तो वो प्योर हिंदुस्तानी म्यूज़िक बना, मतलब प्योर इंडियन, और उसे कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं अपन। स्वर्ण काल की बात करते हैं, जो कृष्णदेव राय का टाइम है, 15 से 16, जो विजयनगर एम्पायर का, तो वहाँ पे किस तरीके से अच्छा संरक्षण हुआ, ठीक है? पुरंदर दास को कर्नाटक म्यूज़िक का पितामह कहते हैं, ये बात को ध्यान रखेंगे, इनकी डेट याद ध्यान रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग, ठीक है? तो
गॉट इट। त्रिमूर्ति यहाँ पे बताई, और 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी की शुरुआत में 3 महान संगीतकारों ने इस संगीत को आधुनिक रूप में ढाला। जैसे, ठीक है, जैसे त्यागराज, है ना, मुथुस्वामी, फिर श्यामा शास्त्री, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक। देन तकनीकी के जो भी यहाँ पे दिए हुए, अब यहाँ पे श्रुति सब मतलब सारे गाँव पा तो मालूम है, और भी कई सारी यहाँ पे क्या होती श्रुतियाँ होती, वो जो क्या होती हिंदुस्तानी म्यूजिक से ज़्यादा डिफरेंट है ना। राग जो राग बनते हैं यहाँ पे इन्हीं के मेल के, सारे गामा का जो होता ना, इन्हीं के मेल से क्या बनते हैं, अलग अलग राग बनते हैं। ठीक। तो उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पॉज करेंगे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ताल बीट के बारे में, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, आगे नहीं पढ़ना अपन को। ठीक। तो गायन का प्रमुख जो रूप होता है, पहले वर्णम होता। ठीक है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, वर्णम क्या होता है, इसको पढ़ोगे जब, तो संगीत कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से होती है ना, वार्म अप तरीके से कह सकते अपन, है ना, राग को पहलू को खोलता। फिर कीर्ति, यह प्रदर्शन मुख्य भाग अधिकांश कर्नाटक गायन कीर्तियों पर आधारित होता। राग तान पल्लवी, यह कर्नाटक म्यूजियम में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक हिस्सा होता। इसमें गायन को तत्काल अपनी कला दिखाने का मौका मिलता। या तिल्लाना, ये अब जो क्या भरतनाट्यम में ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़ें। ठीक है। वाद्य यंत्र में हमने बात कर ली, यहाँ पे बीणा, बांसुरी, वायलिन, ये सब का यूज़ होता है ना, कर्नाटक म्यूजिक में पढ़ सकते हैं। फिर ताल के लिए क्या यूज़ था, मृदंगम, घाटम, कंजीरा, मोरचम, मोरचंग। ठीक है। तो ऐसा यही सब चीज़ें हैं। तो ये कर्नाटक म्यूजिक बिल्कुल विशुद्ध है। यहाँ पे क्या अफ़गान फ़ारसी इफ़ेक्ट आ गया। गायन शैली में यहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ की कीर्तियाँ हैं, मतलब कृतियाँ हैं, उनका यूज़ करते पूर्व लिखित। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। मुख्य रूप से जो इम्प्रोविज़न, अपनी कल्पना के आधार पर जो गाना बनते हैं, वो उससे उस पर निर्भर होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर घराना, इसमें कोई घराना नहीं है, इसमें क्या होता है, ग्वालियर, आगरा, किराना घराना, इन सब का नाम है इसमें। ठीक है। देन वाद्य यंत्र, यहाँ पे पढ़ सकते कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। भाषा के बारे में मालूम है, ये द्रविड़ वाले हैं, तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब यूज़ होगी। यहाँ पे क्या होगा, हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा का यूज़ होगा। वाद्य यंत्र यहाँ पे दिए हुए हैं सबको, इसको भी पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष की बात करोगे तो यहाँ पे ये निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मेन चीज़ वही थी। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि कर्नाटक म्यूजिक सोपान म्यूजिक से किस तरीके से कनेक्टेड है, उसके बारे में। ठीक है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, जो केरल की एक पारंपरिक स्वदेशी अनुष्ठान संगीत है, जो मंदिरों में गाया जाता था पहले से। ठीक है। गर्भ में सैंक्टम सेक्टोरम की जो सीढ़ियों पर के पास खड़े होकर गाया करते थे, है ना। इसमें कौन कौन से थीम होते थे, जो गीत गोविंद के ठीक हैं उसका थीम होता था, है ना, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसमें लीन के लिए। ठीक है। इड़क्का का यूज़ करते थे, छोटा डमरू होता ही है, चेंगिला का यूज़ करना। ठीक है। यहाँ पे ये जो समुदाय हैं, मरार और पोतवाल, ये समुदाय गाया करते थे। इसके बीच में संबंध यहाँ पे देख लेना, ये केरल में है, ये पूरे दक्षिण भारत में है। मतलब सोपान जो संगीत है, कहीं ना कहीं कर्नाटक म्यूजिक से ही निकला है ना, उसी का कर्नाटक म्यूजिक की बेस है उसका। ठीक है। गॉट इट। विशुद्ध रूप से धार्मिक और अनुष्ठान वाला ये जो सोपान म्यूजिक है, ये शास्त्रीय प्रदर्शन कला के लिए है। ठीक है। भक्ति के साथ साथ ये सरल और सीधे स्वरों की बात करता है। यहाँ पे क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, ये जटिलता ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है। उतार चढ़ाव। लय की बात करोगे, इसकी गति है बहुत धीमी है। इस तरह आध्यात्मिक ध्यान की बात करता है यहाँ पर। ये जटिल और गणितीय ताल की बात करता है ना, धीमी से लेकर बहुत तेज हो जाती है यहाँ पर जो स्पीड है इसकी। फिर उसके बाद प्रस्तुति का तरीका है, इसमें तत्काल कल्पना की गुंजाइश कम होती, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पूर्ण निर्धारित है। यहाँ पे रागों का विस्तार, है ना, तत्काल और कल्पना का गायन बिल्कुल अलग है, मतलब कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा सोपान म्यूजिक के बारे में था। और राइट साइड वाला किसके बारे में, राइट साइड वाला था कर्नाटक म्यूजिक के बारे में। दोनों में संबंध क्या है, इसको बिल्कुल पढ़ सकते। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, वही सब चीज़ें घूम फिर के आ रही। ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।